ज़्यादातर मीडियम से स्मॉल साइज़ बिज़नेसेस अभी 1 से डेढ़ लाख रुपया पर मंथ खर्च कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस पे, जो कि उनके इंटरनल बिज़नेस के ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बिज़नेसेस यही सॉफ्टवेयर्स क्लाउड कोड के अंदर बिल्ड कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 से 15,000 रुपया पर मंथ देके, और वो उनके इंटरनल सर्वर पे चलता है। उनका कोई डाटा थर्ड पार्टी सर्विस के पास नहीं जाता है। जब चाहे वो उस सिस्टम को रन कर सकते हैं और उनको बस इंटरनल सर्वर कॉस्ट देना पड़ता है, जो कि एक्चुअली हर एक कंपनी में होता ही है, क्योंकि एक मीडियम से स्मॉल साइज बिजनेसेस के पास अपने लोकल सर्वर्स तक होते हैं। और इवन कुछ बिजनेसेस तो अपने लोकल एआई मॉडल्स रन कर रहे हैं, उनको एपीआई कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती। और ये जो सिस्टम्स क्लाउड कोड के थ्रू बनाए जाते हैं, वो डेमो सिस्टम्स नहीं होते हैं, वो रियल वर्किंग सिस्टम्स होते हैं जो इंटरनल बिजनेस ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के केपेबल होते हैं, और वो रियल बिजनेस आउटपुट्स जनरेट करते हैं। अब इंटरनली क्लाउड कोड के अंदर अपने बिजनेस के लिए इंटरनल टूलिंग क्रिएट करना या फिर ऑटोमेशंस क्रिएट करना, इसके 3-4 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि क्लाउड कोड का मैक्स सब्सक्रिप्शन भी अगर आप लेते हो तो उसका प्राइस आता है 25,000 रुपए पर मंथ। ठीक है? तो वो 25,000 रुपए में आप लिटरली एक नहीं, ऑलमोस्ट 5-6 सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो। वो ऑलमोस्ट आपका 1/10 कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि पहले हम 1 से डेढ़ लाख रुपए खर्च कर रहे थे और अभी हमें सिर्फ 25,000 रुपए खर्च करना है। उसमें भी हम एक सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कंट्रोल। आपके सॉफ्टवेयर पे पूरा आपका कंट्रोल होता है। वो आपके एनवायरनमेंट में बना होगा, वो आपके एनवायरनमेंट में रन करेगा, आपके खुद के सर्वर में रन करेगा, या तो लोकल सर्वर आप में रन कर सकते हो या तो आप वेब होस्टिंग में भी रन कर सकते हो, जिसका कॉस्ट बहुत बेयर मिनिमम होता है कंपेयर टू जो हमें थर्ड पार्टी सब्सक्रिप्शंस पे करने होते हैं ऐप्स को। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कस्टमाइज़ेशन। आप अपने ऐप को या फिर वर्कफ्लो को या फिर सिस्टम को जो भी आपने बनाया है, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। आज आपकी नीड्स कुछ और है, कल आपकी नीड्स बदल सकती है। आपके बिज़नेस स्केल हो सकता है, बिज़नेस बड़ा हो सकता है, आप अपने प्रोडक्ट्स का रेंज बड़ा कर सकते हो। तो उस केस में आपके ऐप को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो क्लाउड कोड के अंदर ही। उसी मंथली सब्सक्रिप्शन के अंदर जो कि आप 25,000 रुपए दे रहे हो, उससे ज़्यादा आपको कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर कॉस्ट आपका वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि बेयर मिनिमम अगर आपका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, अगर आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, तो सर्वर कॉस्ट सेम रहेगा, और अगर कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस भी ज़्यादा ग्रो हो रहा है, राइट? तो 3 मेन यहाँ पे एडवांटेजेस होता है। पहला कॉस्ट इफेक्टिवनेस, दूसरा सब कुछ सेल्फ कंट्रोल होता है आपका, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, कोई डाटा थर्ड पार्टी के पास नहीं जाता है, और थर्ड सबसे बड़ा है आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। और आज इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि ऐसे अपने बिज़नेस के लिए इंटरनल टूलिंग्स और सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाते हैं, ज़ीरो कोडिंग नॉलेज के साथ। अगर आप सिंपल इंग्लिश में ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, तो आप आज से ही अपने बिज़नेस के लिए इंटरनल सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो। तो आज की वीडियो में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहला हम सीखेंगे क्लाउड कोड एक्चुअली है क्या, ठीक है? उसे यूज़ कैसे करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। हम ये भी सीखेंगे कि क्लाउड कोड फंडामेंटली डिफरेंट क्यों है बाकी सारे टूल्स से जो हम पहले यूज़ करते थे, जैसे कि ऑटोमेशन टूल्स n8n हो गया, make.com, ज़ेपियर। अभी भी वो वैल्यूएबल है, पर ये कुछ अलग है जो आप अपने सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हो, इसका लेवरेज बहुत ज़्यादा है। क्लाउड कोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं, पूरा सेटअप कैसे करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि उसको एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं, और उसमें कुछ बेसिक ऑपरेशनल मोड्स होते हैं, जो एक्चुअली अगर आप अच्छे से यूज़ कर पाओ, तो ये डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि आप अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हो या फिर आपका सॉफ्टवेयर एक्चुअली किसी काम आता ही नहीं है। और हम ये भी सीखेंगे कि क्लाउड कोड को आपके बिज़नेस का प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट कैसे देना है, ताकि उसे आपके बिज़नेस के बारे में पता हो और वो आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो एक्चुअली वही सॉफ्टवेयर बनाए, रादर दैन कि कुछ ऐसा वो बना दे जो कि आपके बिज़नेस के लिए यूज़फुल है ही नहीं। और उसके बाद हम एक एक्चुअल रियल ऐप बनाएँगे, जो कि होने वाला है एक बिज़नेस प्रपोज़ल जनरेटर, जो कि बहुत सारे बिज़नेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ऐप में हमें बस डिटेल्स फिल करना है, जो एक्चुअल प्रपोज़ल में होना चाहिए कि आपके क्लाइंट को आपको पे कितना करना है, फिर आप उसका कौन सा पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो, फिर फेजेज़ क्या होंगे जिस फेज़ में वो जाएँगे, फिर स्कोप ऑफ द वर्क क्या होने वाला है, ठीक है? और उसके बाद आप एक क्लिक करोगे और वो एक्चुअली एक प्रोफेशनल पीडीएफ क्रिएट करके दे देगा, जो कि आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हो एज़ अ प्रपोज़ल, और ये सारा काम ऐप खोलने के 5 से 10 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा। सो एक प्रपोज़ल जो 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्लाउड कोड सुनते ही यही सोचते हैं कि ये तो डेवलपर्स के लिए है। मुझे कोडिंग नहीं आती, मेरे काम का नहीं है। बट ये सोच एक बहुत बड़ी गलती है। जिसने भी ये सोचा है वो अभी बहुत पीछे है। पर्टिकुलरली बिज़नेसमैन और फाउंडर्स के लिए क्लाउड कोड कोई कोडिंग टूल नहीं है, वो एक एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है। आप प्लेन इंग्लिश में उसे ये बताते हो कि आपको चाहिए क्या, और वो आपके लिए वो बना के देता है। वो आपके लिए आपका फाइल्स पढ़ता है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है, ऐप्स बनाता है, डाटा प्रोसेसिंग करता है, और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स आपके मशीन में सेव करके रखता है। ऐसा सोचो कि आपने एक बहुत ही कैपेबल और इंटेलिजेंट ऑपरेशंस पर्सन को हायर किया है, जो कि 24/7 आपके लिए काम करता है, आपकी हर एक बात याद रखता है, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, और आपके लिए वो बना के देता है जो आपको चाहिए, सिर्फ 2000 रुपीज़ पर मंथ में। अगर हम क्लाउड कोड को कंपेयर करें उन टूल्स के साथ जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, जैसे कि n8n हो गए या फिर ज़ेपियर हो गया, वो पावरफुल है। n8n और ज़ेपियर, उनका अभी भी मार्केट में बहुत वैल्यू है, ऑटोमेशंस में वो बहुत वैल्यूएबल हमेशा रहेंगे। पर उस केस में आपको n8n सीखना पड़ता था, ज़ेपियर सीखना पड़ता था, और फिर वहाँ पे जाके खुद चीज़ें बनानी पड़ती थी। पर क्लाउड कोड के केस में आपको ऐसा कुछ नहीं करना।
अगर आपको बिज़नेस आता है, आपको अपना बिज़नेस समझ में आता है और आपको पता है कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, आपके बिज़नेस के ऑपरेशंस आपको पता है, तो आप क्लाउड को वो डिटेल में बताओ कि आपको अपने बिज़नेस का कौन-सा काम ऑटोमेट करना है और वो किस तरीके से करना है। इवन उसको एक सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी दे दो कि जो वर्क फ्लो है वो इस तरीके से ही काम करेगा और उसके बाद वो आपको बना के देगा। आपको सिर्फ़ इंग्लिश में उसे बोलना है सिंपल। आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आपका बिज़नेस काम कैसे करता है, आपका बिज़नेस काम कैसे करता है और आपको उसका क्या पार्ट किस तरीके से ऑटोमेट करना है। क्लाउड कोड में आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। सिंपल इन इंग्लिश में आपको वो बताना आना चाहिए और वो डिटेल में आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, बस और वो आपके लिए बना के देगा। ये बहुत ज़्यादा लेवरेज बढ़ा देता है। पहले हमें सीखना पड़ता था, टाइम स्पेंड करना पड़ता था, समझना पड़ता था। अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम अपने बिज़नेस के लिए अगर टूल्स बनाने हैं, तो हम क्लाउड कोड को बताएँगे कि मेरा ये बिज़नेस है, मैं ये करता हूँ और मुझे इस चीज़ को ऑटोमेट करना है और वो बना के देगा। दूसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको एक ही बार में वो बोलना है। अगर आप कुछ बोलना भूल गए थे, जैसे कि हाँ, मुझे ये याद नहीं था कि मैं सिर्फ़ वॉइस एजेंट्स पे काम करता हूँ, एग्ज़ाम्पल के लिए। तो मैं क्लाउड को वो बाद में भी बोल सकता हूँ और वो उस कॉन्टेक्स्ट को याद करके रख लेगा, सेव कर देगा कि हाँ, आकाश सिर्फ़ वॉइस एजेंट्स पे काम करता है। तो उसके जो भी सॉल्यूशंस हम बनाएँगे, इस चीज़ को दिमाग में रख के बनाएँगे। और इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होने वाली है कि आप जो भी सिस्टम या फिर टूल्स अपने लिए बनाओगे, वो आपके हैं, प्योरली परमानेंटली आपके। वो किसी और को आपको सब्सक्रिप्शन प्राइस नहीं देना है, वो आपके इंटरनल सर्वर में चल सकता है, ऑलरेडी जो सर्वर आपके पास है, उस पे चल सकता है और वो एक परमानेंट रीयूजेबल एसेट बन जाता है, जो आप हर बार यूज़ कर सकते हो, जब भी आपको उसकी ज़रूरत है। क्लाउड कोड सेटअप करने के लिए आपको बस 2 चीज़ें करना है। सबसे पहले आपको वीएस कोड डाउनलोड करना है। वीएस कोड क्या है? वो विजुअल स्टूडियो कोड, अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है। ये सिंपली एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम क्लाउड कोड यूज़ करते हैं। इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसी की तरह एंटी ग्रेविटी भी है, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एंटी ग्रेविटी और वीएस कोड दोनों हैं, पर आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। एंटी ग्रेविटी थोड़ा-सा एडवांस्ड है, इसीलिए हम आज वीएस कोड पे काम करेंगे। आपको सबसे पहले आ जाना है code.visualstudio.com और उसके बाद अपने सिस्टम के लिए आपको डाउनलोड करना है। मेरा विंडोज़ है, तो मैं विंडोज़ डाउनलोड करूँगा। आप डाउनलोड कर लेने के बाद आपको वीएस कोड के इंस्टॉलर को रन करना है। ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ही रन करते जाइएगा, कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखिए, अगर आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे, तो एक इंस्टॉल लिंक सीधा-सीधा आ जाना चाहिए आपके पास, देखोगे यहाँ पे, या फिर अगर नहीं हो रहा है, तो आप सीधा फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और फिर से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। वो करने के बाद आपको बस उस इंस्टॉलर को चलाना है और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ओके, ओके, ओके करते रहना है। एक बार वो हो जाए, उसके बाद उसे ओपन करो। तो पहली बार वीएस कोड खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेगा, ओपन फ़ोल्डर, क्लोन रिपॉज़िटरी और यहाँ पे आपको ये विजुअल स्टूड, एडिटिंग इन्वॉल्व्ड और ये सब दिखेगा, ठीक है? ये आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये ऑब्वियसली मेरे पास था, इसीलिए मैं यूज़ कर रहा था, इसीलिए ये दिखा है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा देखने में मुश्किल लग सकता है, समझने में मुश्किल लग सकता है, पर ये सिर्फ़ एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप क्लाउड कोड को एक्चुअली यूज़ करोगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, वो है क्लाउड कोड इंस्टॉल करना। क्लाउड कोड इंस्टॉल कहाँ से होगा? वो एक एक्सटेंशन है, जो आप वीएस कोड के अंदर इंस्टॉल करोगे। तो वीएस कोड में आने के बाद आपको यहाँ पे साइड में दिखेगा एक्सप्लोरर, यहाँ पे है, यहाँ पे सर्च है, फिर आपको सोर्स कंट्रोल और रन एंड डिबग और फिर एक्सटेंशंस, यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस दिखेंगे। आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लाउड कोड सर्च करोगे और आपको फिर ये मिलेगा, जो कि एंथ्रोपिक के द्वारा है। इसी को इंस्टॉल करना, कोई और थर्ड पार्टी इंस्टॉल मत करना। आपको दिखेगा यहाँ पे anthropic.com लिखा हुआ है। यहाँ पे एक आपको इंस्टॉल बटन आएगा, आप इसे इंस्टॉल कर दोगे। थोड़ा-सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने के बाद। एक बार इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा। ये मेरा पहले से था, पर आपको यहाँ पे एक आइकन आएगा। अब जैसे ही इस आइकन पे क्लिक करोगे, मेरे पास क्या होगा कि एक इंटरफ़ेस नहीं दिखाएगा, पर आपको एक चीज़ दिखाएगा कि आप क्लाउड यूज़ किस तरीके से, किस चीज़ से करना चाहते हो। एपीआई के थ्रू करना चाहते हो या फिर आपके सब्सक्रिप्शन से यूज़ करना चाहते हो। तो उसमें आपको, या अगर आप सब्सक्रिप्शन से यूज़ करना चाहते हो, तो सब्सक्रिप्शन क्लिक करना, या फिर अगर आप एपीआई से करना चाहते हो, तो आपको एंथ्रोपिक के कंसोल में जाके एक एपीआई की लेके आना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है आपके लिए। बेटर ऑप्शन है कि आप जो ₹2000 पर मंथ का ऑप्शन है, क्लाउड का प्रो का सब्सक्रिप्शन, उससे आप स्टार्ट करो और यहाँ पे आप जैसे ही उस पे क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आएगा क्लाउड एआई सब्सक्रिप्शन का, तो आपका वो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे खुलेगा, क्लाउड खोल देगा और वहाँ पे आपको पूछेगा कि आप क्लाउड कोड को ऑथोराइज़ करना चाहते हो कि नहीं, आपके क्लाउड एआई सब्सक्रिप्शन यूज़ करने के लिए। वहाँ पे आप ऑथोराइज़ क्लिक कर दोगे और उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा ही बिल्कुल खुलेगा। दूसरा चीज़ आपको एक करना पड़ेगा, गिट बैश आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ गिट बैश क्या होता है एग्ज़ैक्टली। आप जैसे ही वीएस कोड में क्लाउड कोड खोल दोगे, जैसे कि यहाँ पे आपका साइन इन करने के बाद, ऑथोराइज़ होने के बाद, यहाँ पे आपको एक दिखाएगा कि गिट बैश आपको चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, आपके कंप्यूटर में रन करने के लिए। तो आपको वो करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ वहाँ पे क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, ठीक है?
यहाँ पे आप विंडोज़ अगर हो तो विंडोज़ के लिए, मैक ओएस है तो मैक के लिए, लिनक्स यूज़ करते हो लिनक्स के लिए आप इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके सिंपल जैसे वीएस कोड में हमने किया था डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आप इंस्टॉलर को चलाओगे और सारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाओगे। वो सेटअप हो जाने के बाद आप क्लाउड कोड अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ये लॉन्च के लिए ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको ऐप में भी दिखाऊँ तो ऐप में भी दिखाता है। मतलब अगर आपके पास क्लाउड ऐप है और आप उसके अंदर क्लाउड कोड यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एक्चुअली सबसे अच्छा तरीका नहीं है क्लाउड कोड को यूज़ करने का, उधर भी आपको गिट बैश की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 चीज़ें खुली हुई है। आपको ये बंद कर देना है, ठीक है? और ये भी आप बंद कर सकते हो, आपको इस पे क्लिक करना है एक्सप्लोरर। क्यों? क्योंकि क्लाउड कोड जो हम यूज़ करेंगे ना, हम जो भी बनाएँगे डॉक्यूमेंट्स या फिर टूल्स या फिर सॉफ्टवेयर्स या फिर कुछ भी, वो हमारे खुद के कंप्यूटर के अंदर ही होने वाला है, लोकल सिस्टम में रहेगा। इसीलिए आपको फ़ोल्डर ओपन करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है कि आप एक नया फ़ोल्डर ओपन करो, जिसके अंदर आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आप बनाने वाले हो, आपका ऐप हो, वेबसाइट हो या फिर आप वर्कफ़्लोज़ बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, टूल्स बना रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, कुछ भी हो, वो एक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है? और अगर आपने पहले कभी पाइथन यूज़ नहीं किया है, फिर पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है, तो जब आप कुछ करोगे, पाइथन से कुछ कोडिंग करने की कोशिश करोगे या फिर आप क्लाउड को बोलोगे कि पाइथन यूज़ करके पर्टिकुलर टूल्स बनाओ, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल तरीका होता है चीज़ें बनाने की, तो आपको वो क्लाउड ही बोलेगा कि आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपके लैपटॉप पे पाइथन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, आप क्लाउड को ही बोलो कि ठीक है कि मुझे नहीं करना है, तुम जाके पाइथन इंस्टॉल करो, तुम जाके पाइथन रन करो और वो खुद कर देगा। तो सबसे पहला आपको तो हमने 2 चीज़ कर लिया, एक हमने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, ठीक है? हमने वीएस कोड खोल लिया और दूसरा हमने क्लाउड कोड एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद हमने क्लाउड कोड कनेक्ट भी कर दिया हमारे क्लाउड एआई सब्सक्रिप्शन से। और थर्ड चीज़ हमें क्या करना है, अभी हमें एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर पे जाता हूँ, तो आप देखोगे कि एक्चुअल मेरे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ये खुलेगा और बोलेगा कि यहाँ पे कहीं भी आप कहीं भी बना सकते हो, आपके चॉइस के अंदर है, पर आप सी ड्राइव में बनाओ, ज़्यादा बेटर होता है। सी ड्राइव के अंदर आप एक फ़ोल्डर बनाओ, ठीक है? तो मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है एक्चुअली। 2 फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है? ये मैंने खुद अपने लिए बनाया हुआ था पहले और ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ही हम और एक फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है? हम इसको नाम दे देते हैं यूट्यूब डेमो, ठीक है? तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे फिर सब कुछ फिर से रीलोड होगा और यहाँ पे यूट्यूब डेमो खुल गया है। अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्लाउड कहीं नहीं गया आपका, हमेशा यहाँ पे रहेगा एक छोटा-सा आइकन। आपको बस इस पे क्लिक करना है और वीएस कोड वाला जो है वो ब बंद कर देना। अब यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाया। ये जो है ना, ये एक्चुअली वीएस कोड के अंदर का है, वीएस कोड का एजेंट यूज़ करने के लिए, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपको एपीआई देना पड़ता है और आपको बेस यूआरएल देना पड़ता है कि आप कहाँ से यूज़ करना चाहते हो, ठीक है? तो लेकिन हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्लाउड कोड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसीलिए यहाँ पे भी मुझे क्लाउड कोड का ऑप्शन आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी सेम यही इंटरफ़ेस खुलेगा, ठीक है? पर दोनों सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। आप इसको बंद कर सकते हो और यहाँ पे ये खुल जाएगा, ठीक है? अब मैंने कोडेक्स भी यूज़ किया हुआ है, इसीलिए मेरे पास कोडेक्स भी है, ठीक है? आप अभी यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने दिखाया, ये है आपका पूरा का पूरा जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर सारा काम होगा यूट्यूब डेमो के अंदर, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ, आप देख सकते हो न्यू फ़ाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है, न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत कुछ है आपके पास। आप जब एक्चुअली कुछ फ़ोल्डर में कुछ चेंज करोगे या फिर फ़ाइल में कुछ मैनुअली चेंज करोगे, जैसे कि आपको एपीआई कीज़ और अगर कोई एमसीपी सर्वर आप कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको एपीआई कीज़ क्लाउड कोड के कन्वर्सेशन में एक्चुअली नहीं देना चाहिए। आपको जो .env फ़ाइल होता है, उसके अंदर जाके करना चाहिए। तो उस समय आपको यहाँ से आके सेव करना पड़ता है, ताकि एक्चुअली सेव हो। वो सब हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंटरफ़ेस समझा देता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको दिख रहा है ना ये, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो ये क्लाउड कोड वाला जो इंस्टेंस है, वो बंद हो जाएगा। अभी मुझे फिर से क्लाउड कोड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे एक्सटेंशंस में जाना पड़ेगा, ठीक है? इधर क्लिक करना पड़ेगा और फिर मेरे पास ऑप्शन आएगा, ठीक है? तो ये और दूसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप मल्टीपल क्लाउड इंस्टेंसेस एक साथ चला सकते हो, अगर आप चलाना चाहते हो। तो जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बस दिन में 1 घंटा ही क्लाउड कोड पे काम कर सकते हो, पर आपको यूज़ करना है हर एक चीज़। तो आप 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स साथ-साथ चला सकते हो, तीनों चलेगा। ऑब्वियसली ये आपके टोकन्स जल्दी बर्न करेगा, आपके लिमिट्स जल्दी क्रॉस हो जाएँगे, पर ये बहुत समय होता है कि आपको काम करना है 3 चीज़ों पे, तो आप कर सकते हो एक साथ, ठीक है? और ये जो इंटरफ़ेस है, ये बहुत सिमिलर है चैटजीपीटी या फिर क्लॉड जैसा। आपको यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे आपको कुछ मोड्स दिखेंगे, यहाँ पे प्लान मोड है, बायपास परमिशंस मोड है, आस्क बिफोर एडिट्स है और एडिट ऑटोमैटिकली है। सबका अलग-अलग पर्पस है, ठीक है? कुछ तो आपको नाम से पता चल गया होगा, प्लान मोड प्लान के लिए यूज़ होता है। एडिट ऑटोमैटिकली मतलब कि वो आपके फ़ाइल में, इस फ़ाइल के अंदर जो भी वो फ़ाइल बनाएगा, कोई भी फ़ाइल वो एडिट कर सकता है खुद ब खुद, ठीक है? और ये जो है आस्क बिफोर एडिट्स मतलब वो पूछेगा हर एक एडिट को करने से पहले कि क्या मैं इस फ़ाइल को चेंज करूँ? क्या मैं उस फ़ाइल को चेंज करूँ? क्योंकि चीज़ें आपके खुद के लोकल सिस्टम के अंदर हो रही है, राइट? तो सिक्योरिटी ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पे।
दूसरा जो सबसे अच्छा मोड है, जो आप ज़्यादातर यूज़ करोगे, जो नॉर्मली लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो है बाईपास परमिशंस मोड। ये क्या है? इसमें वो आपको कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। पर ऑब्वियसली इससे पहले आपको क्या करना है, प्लान मोड यूज़ करके प्रॉपर उसका प्लान रीड करना है, समझना है कि सारा प्लान सही है, कुछ गलत नहीं है। फिर आप अगर चाहते हो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तक पहुँचना, तो आप बाईपास परमिशंस मोड तक जा सकते हो। क्योंकि इवन एडिट ऑटोमैटिकली जो मोड है ना, उसमें भी क्या है कि वो एडिट तो कर लेगा खुद ब खुद, पर अगर उसको कोई कमांड अगर उसको कोई टर्मिनल कमांड रन करना है, जैसे कि मैंने बोला था कि पाइथन आपके सिस्टम में नहीं है, तो पाइथन इंस्टॉल करना है, पाइथन डिपेंडेंसीज़ उसको इंस्टॉल करना है, तो वो नहीं कर पाएगा, वो आपको परमिशन पूछेगा, ठीक है? और आपको रहना पड़ेगा, एक्चुअली सिस्टम के सामने बैठे रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करने के लिए। पर आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पहली बार हो, तो आप ज़्यादातर इस पे चल सकते हो, एडिट ऑटोमैटिकली पे। वो फाइल्स एडिट कर देगा, तो फाइल्स एडिट करने पे कुछ बेसिक चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो फाइल आपने सिलेक्ट किया, उसके अंदर ही कुछ करेगा, उसके बाहर कुछ चेंज नहीं करेगा। और बाकी अगर कुछ टर्मिनल कमांड्स रन करना है या फिर कुछ अलग है, तो वो आपसे पूछ लेगा, और आप क्या कर सकते हो कि एक सिस्टम में ये चला के दूसरे सिस्टम में आपका काम कर सकते हो, या फिर कुछ भी आप जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो आप कर सकते हो, या फिर एक ही लैपटॉप में आप वो कर सकते हो, स्क्रीन अलग अलग करके। जैसे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप नए नए फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? नए नए फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको नाम देना पड़ेगा, जैसे कि मुझे मान लीजिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है claude.md, ठीक है? वो अगर मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिख के बना सकता हूँ कि claude.md, और वो फाइल एक्चुअली बन जाएगा इसके अंदर, वो आपके फाइल एक्सप्लोरर के अंदर भी वो बन जाएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ें हैं, सर्च पे आप जाके कुछ भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी फंक्शनैलिटी जो आपको सर्च करना है। आप ज़्यादातर इसका कोई यूज़ होता नहीं है, ठीक है? इसका भी नहीं होता है, ठीक है? ये पब्लिश टू गिटहब आप देख सकते हो, कोई भी कोड जो आपने बनाया है ऑलरेडी, आपको यहीं से गिटहब में पब्लिश करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये है डिबग एंड रन, ये भी आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि आप क्लॉड ही यूज़ करोगे डिबग और सब कुछ करने के लिए। ये बाकी एक्सटेंशंस है, बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप पाइथन भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? पर मैंने सीधा अपने सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है। बहुत एमसीबी सर्वर्स भी एक्चुअली आप कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे वो कोडेक्स है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो पता नहीं कोडेक्स यहाँ पे क्यों दिखाता है ऐसे। यहाँ से आप अपने वीएस कोड को अपडेट कर सकते हो, कभी-कभी आपका अपडेट आएगा यहाँ पे, तो आप अपडेट कर लेना, ठीक है? यहाँ से आप क्लॉड के सेटिंग्स में जा सकते हो, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है? और अगर आप सर्च करते हो क्लॉड, तो यहाँ पे आपके पास सामने बहुत सारे सेटिंग्स आएँगे जो क्लॉड कोड के पर्टिकुलर है, ठीक है? फिर आता है आपका एमडी फाइल, कि क्लॉड.एमडी फाइल आपको यूज़ करना है कि नहीं, जो कि काइंड ऑफ एक सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, हम उस पे अगले बाद में बात करेंगे। फिर जो आपने देखा मुझे बाईपास परमिशंस मोड, वो ये है, अलाउ बाईपास परमिशंस मोड। ये आपको एक्चुअली अलाउ करना पड़ता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा यहाँ पे किया हुआ है। फिर ऑटो सेव आप ऑन करना चाहते हो कि नहीं? फिर यहाँ पे आपके पास शायद मॉडल चेंज करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है? एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप ये यूज़ करना चाहते हो कि नहीं? फिर यहाँ पे आ गया कि आप सबसे पहला जो हमेशा जो मोड ऑन रहेगा वो क्या रहेगा? मुझे ज़्यादातर प्लान मोड में काम शुरू करना पसंद है, तो मैंने प्लान मोड सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पे आएगा आपके पास मॉडल, कि आप मॉडल कौन-सा यूज़ करना चाहते हो। मैंने ओपस सिलेक्ट किया हुआ है, मैं सबसे ज़्यादा ओपस 4.6 यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपका डिफ़ॉल्ट मॉडल आप चाहते हो रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका मॉडल रहेगा सोनेट 4.6, जो कि सबसे नया मॉडल है इनके पास। और क्लॉड कोड को आप टर्मिनल यूज़ करना देना चाहते हो कि नहीं, बहुत सारे सेटिंग्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादातर सेटिंग्स आप कुछ करोगे नहीं, सबसे पहला जो आपको काम में आएगा वो ये होगा, अलाउ डेंजरसली बाईपास परमिशंस वाला, ठीक है? अलाउ डेंजरसली स्किप परमिशंस, और ये क्लॉड.एमडी, और शायद वो मॉडल वाला आप चेंज कर सकते हो, और ये भी आपको काम आएगा, जैसे कि इनिशियल परमिशन मोड, किस परमिशन मोड में रहना है। बाकी ज़्यादा कुछ काम है नहीं इसका, आपको सेटिंग्स आपको यहाँ से बंद करना है, आप देख सकते हो, यहाँ से कट कर सकते हो, और बाकी सारी चीज़ें कुछ ज़रूरत है नहीं यहाँ पे समझने की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन मोड्स के बारे में। जो मोड्स आप देख सकते हो, प्लान मोड है, बाईपास परमिशंस है, आस्क बिफोर एडिट्स है, और एडिट ऑटोमैटिकली है। अब प्लान मोड हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। प्लान मोड का काम क्या है? नाम से ही जितना पता चल रहा है कि ये प्लान करने के लिए है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपको कुछ बनाना है, एग्ज़ाम्पल के लिए, आज का जो एग्ज़ाम्पल है वो हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रपोज़ल जनरेटर बनाना है, ठीक है? जो क्लाइंट के लिए प्रपोज़ल्स बना के देगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देंगे कि हम क्या बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, पर्पज़ क्या है, और हम किस वजह से बनाना चाहते हैं, कुछ भी एक प्रॉम्प्ट देंगे, ठीक है? और उसके बाद हम इसके साथ बैठ के प्लान करेंगे। ये हमें कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। प्लान मोड में क्लॉड आपको क्वेश्चंस भी पूछता है क्लैरिफिकेशंस के लिए, क्योंकि बहुत समय होता है कि क्योंकि हम नहीं जानते, राइट, कि एग्जीक्यूशन करना कैसे है। बट क्लाउड हमें वो नहीं पूछेगा कि आपको पाइथन यूज़ करना है कि ये यूज़ करना है। पूछ सकता है, पर ज़्यादातर वो नहीं पूछता है, अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शन उससे पहले ही दे दो। लेकिन क्लाउड आपको ये पूछेगा कि आपको कैसे चाहिए, आपको गूगल शीट्स में इंटीग्रेशन चाहिए, या फिर आप गूगल डॉक्स में करना चाहते हो, गूगल स्लाइड्स में करना चाहते हो, आपको एपीआई यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि ग्रॉक का एंथ्रोपिक एपीआई यूज़ हो।
आप क्या कौन-सा एआई यूज़ करना चाहते हो, किस मॉडल का एआई यूज़ करना चाहते हो, आप कैसे पीडीएफ चाहते हो, आपके ब्रांड गाइडलाइंस आप अपलोड करोगे या फिर अभी नहीं करना चाहते हो, समझ रहे हो? ऐसे कुछ क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस वो पूछेगा, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है कि हम जब सोचते हैं कि हमें ये चाहिए, क्योंकि हमें उस चीज़ को कैसे करना है हमें नहीं पता है, तो हमने ही नहीं सोचा होता है कि एक्चुअली ये क्वेश्चंस मैटर करते हैं। जैसे कि ब्रांड गाइडलाइंस, राइट? पीडीएफ में ब्रांड गाइडलाइंस होगा कि नहीं होगा? मतलब उसका फॉर्मेटिंग कैसे होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, कलर, ठीक है? उसके साथ-साथ क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मैं उसे देने वाला हूँ। मतलब जब मैं पीडीएफ जनरेट करने से पहले, प्रपोज़ल जनरेट करने से पहले वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दूँगा? क्या मैं सारे इन्फॉर्मेशन दूँगा या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा क्योंकि ये डेमो बेसिस पे है? आप समझ रहे हो? तो उस चीज़ पे वो आपको पूछेगा और प्लान मोड पर्टिकुलरली इसीलिए, अगर मैं आपको बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में समझाऊँ, तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो अपने ऑफ़िस को रिनोवेट करने के लिए, तो क्या आप पहले ही दिन कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ़िस की चाबी दे दोगे और बोलोगे कि तुम्हें जो जैसे अच्छा लगता है आप कर लो? ऑब्वियसली नहीं। आप क्या करोगे? पहले आप उससे पूछोगे, पहले आप उसे पूरा ऑफ़िस दिखाओगे, ठीक है? और उसे समझाओगे कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? जो कि ऑब्वियसली हमारा प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग होने वाला है। और जो पूरा ऑफ़िस दिखाने वाली बात है, वो हम यूज़ करेंगे claude.md फ़ाइल। उसमें हम प्रॉपर्ली ये बताएँगे कि हमें किस तरीके से काम करना पसंद है या फिर हम कौन हैं, ठीक है? ये दोनों चीज़ें हम उसमें बता देंगे। तो वो हो गया ऑफ़िस दिखाना, कि हमारा कॉन्टेक्स्ट उसे मिल गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हमें क्या चाहिए, हमें जो नया ऑफ़िस चाहिए वो कैसा चाहिए, है ना? उसमें हम बोलेंगे कि हाँ, हमें प्रपोज़ल जनरेटर ऐसे-ऐसे काम करने वाला चाहिए या फिर ये फीचर्स हमें चाहिए उसमें। वो हो गया ऑफ़िस, आपने आपको नया ऑफ़िस कैसे चाहिए आपने बता दिया। फिर आप उससे प्लान माँगोगे कि ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया, अब आप मुझे बताओ, कुछ टाइम लो और मुझे ये बताओ कि प्लान करके ये बताओ कि चीज़ें आप बनाना कैसे चाहते हो? कैसे बनाना चाहते हो? क्या करोगे? कहाँ पे क्या लगाओगे? क्या इनोवेट होगा? सब कुछ। तो वो आपको एक प्लान बनाएगा, प्लान बना के देगा। जैसे ही उसने आपको प्लान बना के दे दिया, आप उस प्लान को पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है? रीइनोवेट करोगे या फिर उसके साथ डिस्कस भी करोगे कि ये जो आपने बताया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ठीक है? क्योंकि बहुत हम बिल्डर्स नहीं हैं, राइट? हम ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, हम बैठ के उसे मैनेज कर रहे हैं। तो हम उस वो हमें बताएगा। फिर एक डिस्कशन के बाद हमें जब प्लान पसंद आया और हमने सब कुछ समझ लिया, फिर हम उसे अप्रूव करेंगे। उसके बाद हम उसे शायद ऑफ़िस की चाबी दे दें और बोले कि ठीक है, इस प्लान के अकॉर्डिंग तुम करो। फिर भी आप वहाँ से बिल्कुल गायब नहीं हो जाओगे। आप 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है, आप आओगे, चेक करोगे कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, है ना? वही उसमें आता है आपका ये, जैसे प्लान मोड में हमने क्या कर दिया, हमने प्लान डिस्कस कर लिया। अब मैं पर्टिकुलरली बायपास परमिशंस मोड यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं लैपटॉप के सामने ही बैठा हुआ रहता हूँ। कुछ और मतलब मेरे एक्चुअल सिस्टम में कुछ काम कर रहा होता हूँ या फिर दूसरे सिस्टम में कुछ काम कर रहा होता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ। और जब प्लॉट काम करता है, वो आपको थिंकिंग दिखाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं अभी पाइथन इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं ये अभी नया टूल बना रहा हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। तो आप उसमें कहीं भी आप रोक के, इस यहाँ पे एक रोकने वाला बटन आएगा, आपको रोक के आप क्लियर कर सकते हो कि ये आप क्या कर रहे हो, ये सही है, ये गलत है, कुछ भी। लेकिन वहाँ पे अगर आप चाहते हो कि पूरा-पूरा उसे सब कुछ का परमिशंस ना मिले, तो आप आते हो आस्क बिफोर एडिट, जो कि नेक्स्ट है कि वो पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन किसी भी फाइल में कोई भी एडिट करने से पहले वो आपको पूछेगा। आस्क बिफोर एडिट का वही मतलब होता है। आस्क बिफोर एडिट्स ऐसा है कि मान लीजिए इसी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमें उसका प्लान पसंद आ गया, ठीक है? और फिर भी हम क्या करेंगे, जो कुछ मेजर चेंजेज़ हैं, जैसे कि ऑफ़िस का जो बेस है, फाउंडेशनल है, वो हमें चेंज नहीं करना है या फिर कुछ भी मेजर चेंजेज़ है, उससे पहले वो आपको कॉल करके पूछेगा कि सर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको ये चाहिए या फिर मैं ये ना करूँ? ठीक है? वो होता है आस्क बिफोर एडिट्स। पर ये क्या है कि फाइल्स में उसे एडिट करना है, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा आपको पूछेगा, हर 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद ही वो आपको पूछेगा। ये ऐसे हो गया कि आपने ये बोल दिया कि कोई भी दीवार आपको तोड़ना है, तो मुझे पूछो। अब ऑफ़िस में जेनुइनली बहुत सारे दीवार होते हैं। आपको कुछ उसको कुछ भी रिनोवेट करना है, तो उसे हर बार आपको पूछना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा आपको इरिटेटिंग भी लग सकता है। नेक्स्ट आता है जो है, वो है एडिट ऑटोमैटिकली। ये क्या है? ये है कि वो ऑफ़िस का कोई भी दीवार तोड़ सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। लेकिन उसे अगर मान लो बेस फाउंडेशंस, आपने एक फाउंडेशनल स्ट्रक्चर दे दिया कि ये अगर चेंज करना है या फिर कुछ आपको चेंज करना है, तो मुझे पूछना। और या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन पसंद है ऑफ़िस का और पहले भी आपका डिज़ाइन वही था और आप उस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहते हो, ठीक है? आप चाहते हो कुछ और रिनोवेशंस हो, तो उस पे वो आपको पूछेगा कि एडिट ऑटोमैटिकली में वो आपके फाइल्स में, यहाँ पे जो भी फाइल्स है, उसमें सारे चेंजेस खुद कर सकता है। पर अगर उसको टर्मिनल कमांड्स रन करना है, ठीक है? तो वो नहीं कर पाएगा। अगर उसको कुछ इंस्टॉल करना है आपके लैपटॉप में जाके, तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ मोड है, वो है बाईपास परमिशंस। इसमें वो आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है? तो हम डेमो में यही यूज़ करने वाले हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जितना डेंजरस लगता है उतना डेंजरस नहीं है। क्यों? पर्टिकुलरली सबसे पहला ये इस वजह से भी डेंजरस नहीं है क्योंकि ये जो करता है आपको दिखता है सामने, ठीक है? अगर आप खाना खाने नहीं चले जा रहे हो या फिर ब्रेक में नहीं चले जा रहे हो क्लाउड कोड को काम देके,
तो आप देख सकते हो कि सामने चल क्या रहा है, क्या इंस्टॉल कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो किसी भी मोमेंट पे अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ गलत कर रहा है, आप उसे रोक के पूछ सकते हो कि तुम ये क्या कर रहे हो? या फिर दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ है, तो आप क्लॉड को ही पूछ सकते हो। जैसे कि मैं क्या करूँगा कि एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो दूसरा वाला क्लॉड इंस्टेंस खोलूँगा, ठीक है? और यहाँ पे मुझे एक काम ये कर रहा है, ठीक है? और मुझे लगा कि कुछ इसने गलत किया है, तो मैं उसको उठाऊँगा और यहाँ जाऊँगा और यहाँ इसको पूछूँगा कि इसने जो किया है वो क्या किया है मुझे बताओ, बिना इसको डिस्टर्ब किए। ये अपना काम कर रहा है। ठीक है, फिर मुझे इसने बताया कि हाँ, इसने ये चीज़ें की हैं। अब ये प्लान मोड में भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसे बस पढ़ना है, चेंजेस को ऑब्ज़र्व करना है, कुछ एक्चुअली एडिट नहीं करना है। अगर मुझे अच्छा लगा, तो मैं रखूँगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं क्या करूँगा, इसे रोक दूँगा, रोक के बोलूँगा कि ये चेंजेस यहाँ पे मत करो, तो वो कर देगा, है ना? तो ऐसी चीज़ें ये उतना भी डेंजरस नहीं होता है। और दूसरी बात है, इसमें भी जो वो चेंजेस करेगा, ज़्यादातर चेंजेस जो करेगा, वो आपके इस फ़ाइल के अंदर ही करेगा, ठीक है? अगर एक्सेप्ट कोई टर्मिनल कमांड उसे रन करना हो या फिर कोई पैकेज उसे इंस्टॉल करना हो, उस केस में। तो हमने समझ लिया सारे परमिशन मोड्स, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप काम करते हो। यहाँ पे आपको कुछ स्लैश कमांड्स दिखेंगे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो आपके बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अटैच फाइल, अगर आप कोई पीडीएफ अटैच करना चाहते हो, कुछ अपलोड करना चाहते हो। क्लियर कन्वर्सेशन, मतलब बहुत समय क्या होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है क्लॉड का, बात करते-करते वो भर जाता है और बहुत सारी चीज़ें वो याद नहीं रख पाएगा अगर उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत ज़्यादा हो गया तो। आप उस कन्वर्सेशन को क्लियर कर देते हो और एक नया कन्वर्सेशन शुरू करते हो। यहाँ से आप मॉडल स्विच कर सकते हो। यहाँ से आप मॉडल की थिंकिंग एबिलिटी ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर उस आपको बहुत कॉम्प्लेक्स किसी चीज़ पे काम करना है, तो आप ओपस 4.6 थिंकिंग यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली ओपस 4.6 इनफ होता है। तो मैंने तो ओपस 4.6 ही क चूज़ किया हुआ है कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना है, आप चाहते हो कि प्रॉपर प्लानिंग और थिंकिंग करे, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जब प्लानिंग वो कर रहा है, तब आप थिंकिंग को ऑन करके रखो, क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग करेगा। लेकिन जब एग्ज़ीक्यूशन कर रहा है, क्योंकि वो उसी प्लान को फ़ॉलो कर रहा है, तो उस समय उसको फिर से थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे बंद कर दो। सिमिलरली, बिकॉज़ थिंकिंग ऑन करने की वजह से आपका जो रेट लिमिट से आप बहुत जल्दी हिट कर सकते हो, ठीक है? फिर आपके यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, एमसीपी सर्वर्स हैं, ये ज़्यादा आपको काम नहीं आएँगे, ठीक है? कॉम्पैक्ट, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप चाहते हो कि कन्वर्सेशन क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी पूरा कन्वर्सेशन का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्टेक्स्ट है वो रहे, तो हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं। मतलब वो क्या करेगा कि जो पूरा कन्वर्सेशन हिस्ट्री है, उसको छोटा कर देगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इन सिंपल समराइज़ कर देगा और सिर्फ़ वो याद रखेगा जो इम्पोर्टेंट है। और जो जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने भी कुछ बोला, उसने भी कुछ बोला, तो वो डबल हो गया, राइट? उसको उसे डबल बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिंपल क्या करने की ज़रूरत है कि जो फाइनल हमने डिसाइड किया था कि हमें ये करना है, उसे वो याद रखने की ज़रूरत है। उसमें हम कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है? आप कॉस्ट पता कर सकते हो, डीबग, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर आप यूज़ नहीं करोगे, पर धीरे-धीरे आप यूज़ करते-करते समझ जाओगे सारी सारी चीज़ें। अब हम आते हैं एक सिंगल मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे, जो कि है claude.md फाइल। अगर आपने नहीं सुना है, तो वो एक ऐसा फाइल है जो कि आपके बहुत सारी चीज़ों को वो कॉन्फ़िगर करता है। मतलब कि अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ, वो एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरह होता है। जब हम n8n एजेंट बनाते हैं, तो हमें उस एजेंट में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, राइट? कि वो उसमें हमें सब कुछ बताना पड़ता है कि उसका काम क्या है, हम कौन हैं, हम उसे किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम किस टूल्स को यूज़ करना प्रेफ़र करते हैं, सब कुछ। वही एग्ज़ैक्ट चीज़ यहाँ पे claude.md फ़ाइल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप बिज़नेस ऑटोमेशंस बना रहे हो जो कि एक्चुअल बिज़नेस में काम आने वाले हैं, तो वहाँ पे सिर्फ़ टेक्निकल चीज़ें आपको नहीं बतानी होती है क्लॉड को, कि हाँ, आप ये इस चीज़ों को यूज़ करो या फिर ऐसे-ऐसे वर्कफ़्लोज़ बनाओ, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। आपको वहाँ पे पर्टिकुलरली ये भी बताना होता है कि आपका बिज़नेस है किस चीज़ के बारे में, आप बिज़नेस करते किस चीज़ में हो, क्लाइंट्स किस चीज़ के, हर चीज़, मतलब आपके बिज़नेस का प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट उसे होना चाहिए। इस फ़ाइल को एग्ज़ैक्टली आप इससे कंपेयर कर सकते हो। अगर आप एक नया बहुत ही हाई परफ़ॉर्मिंग एम्प्लॉयी हायर करते हो आपके कंपनी में, अब उस एम्प्लॉयी को आपकी कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप उससे पहले ये बताओगे, राइट, कि आपकी कंपनी करती क्या है? नॉर्मल रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, किस चीज़ को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है, कौन-सी चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो, कौन से प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस क्लियर की जाती है, राइट? और प्लस उसके बाद कॉन्टेक्स्ट भी दिया जाता है कि हम इन चीज़ों को ऐसे करना पसंद करते हैं, हम इन चीज़ों को ऐसे करना पसंद करते हैं। ये चीज़ें हम नहीं करते, ये चीज़ें हम करते हैं। ये हम इस चीज़ में अच्छे हैं, हम इस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, सब कुछ, राइट? बिकॉज़ उसे समझना ज़रूरी है। वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, वो अपने काम में बहुत अच्छा है। बट उसे अपने काम को अच्छे से करने के लिए आपके कंपनी के बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है, राइट? कि आपकी कंपनी काम कैसे करती है। तब वो आपके कंपनी के अकॉर्डिंग अपने एक्चुअल पावर को और टैलेंट को यूज़ कर पाएगा। वही होता है claude.md फाइल, ठीक है? हम अभी क्या करेंगे, हम एक एक्चुअल जो मैंने पहले से बना के रखा है claude.md फाइल, हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लेकिन आप अगर claude.md फाइल बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे स्लैश कमांड करके, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है init। इनिट क्या है, आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे और एंटर करोगे,
तो क्लॉड आपके पूरे प्रोजेक्ट को स्कैन करेगा और उसके बेसिस पे एक claude.md फाइल बनाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्योंकि हमने कोई भी इंस्ट्रक्शंस अभी तक नहीं दिया है और प्लस ये जो है ये भी एम्प्टी है, तो अभी क्लॉड को कुछ पता नहीं है कि प्रोजेक्ट किस बारे में है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप पहले क्या कर सकते हो कि क्लॉड को बता सकते हो बिल्कुल कॉन्वर्सेशन में वॉइस टैपिंग ऑन करके, जैसे वॉइस टैपिंग ऑन करके आप कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। बताने के बाद आप क्लाउड को बोल सकते हो ठीक ठीक है, पहले आपने बता दिया, फिर क्लाउड को समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट किस बारे में है, फिर आप स्लैश इनिट जो है उसको टाइप करो और एंटर करो। तो क्लाउड आपके कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री को स्टडी करके, और अगर आपके पास पहले से कोई फाइल है, एग्जाम्पल के लिए आपको ब्रांड गाइडलाइंस और कुछ कुछ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ अपलोड कर दो। एक प्रॉपर एमडी फाइल हमेशा बना के रखो, मार्कडाउन फाइल आपके बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के बारे में, और हर एक प्रोजेक्ट में आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो या फिर यहाँ से जाके सिलेक्ट कर दो। तो उसमें क्या होगा, हर एक प्रोजेक्ट में होगा। फिर क्लॉड क्या करेगा, वो अपने क्लॉड.md फाइल बनाने के लिए आपका बिजनेस कॉन्टेक्स्ट स्टडी करेगा, ठीक है। और जो आपने प्रोजेक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स दिया है कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए एक प्रपोजल जनरेटर में बनाना चाहता हूँ, फिर उसके बेसिस पे वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक क्लॉड.md फाइल बनाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से नहीं बनाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो बना के रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। बट आप इस चीज़ का मतलब और इम्पोर्टेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं वो ये है कि क्लॉड.md, जैसे मैंने बोला, वो सिर्फ इसको एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरह देखते हैं। बट क्योंकि N8N में क्या है कि N8N में भी आपका जो मेन सिस्टम होता है ना, मेन एजेंट होता है, उसको आपको बताना पड़ता है कि आपका बिजनेस है किस चीज़ के लिए। पर्टिकुलरली अगर आप एक कस्टमर सर्विस बना रहे हो तो उसको बताना पड़ेगा, राइट, कि मेरा जो बिजनेस है वो एक ई कॉमर्स बिजनेस है, या फिर मेरा जो बिजनेस है वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कुछ भी। क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट होगा तो ही वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर पाएगा अपने गैलेक्सी वर्ड जो इंटेलिजेंस है, जो मॉडल्स हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके, राइट। तो इसीलिए क्लॉड.md वो है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए उसमें, सिर्फ वर्क फ्लो के बारे में नहीं, सिर्फ ऑटोमेशन के बारे में नहीं, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट भी, ताकि उसे एग्जैक्टली पता हो कि आप क्या करते हो, किस लिए करते हो, क्यों करते हो, है ना। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस एक क्लॉड.md फाइल को, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये खुल चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी अगर हम इसे ओपन करें अच्छे से, तो आप एजेंट इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हो, यू आर ऑपरेटिंग विद इन आकाश ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट ऑन WAT फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली ये मैंने AI से बनाया हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलरली इस डेमो के लिए। अब ये जो फ्रेमवर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। WAT फ्रेमवर्क मतलब, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। WAT फ्रेमवर्क है तरीका, जिस तरीके से हम एक्चुअली एजेंट्स, वर्क फ्लोज या फिर टूल्स या फिर एप्स कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। जब W जो है वो स्टैंड करता है वर्क फ्लोज के लिए, कि हम प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसीजर कि मेरे सिस्टम को चलना किस तरीके से, उसे क्या यूज़ करना है और किस तरीके से काम करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, अगर आप किसी बहुत इंटेलिजेंट इंसान को हायर करते हो, उसको आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में चीज़ें ऐसे 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 चलती हैं, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है तो वो अपने तरीके निकाल देगा जो कि पर्टिकुलरली आपके बिजनेस के साथ मेल नहीं खाएंगे, राइट। इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा कि आप वर्क फ्लोज किस तरीके से करते हो, है ना, आपके बिजनेस में चीज़ें होती किस तरीके से, वही है वर्क फ्लोज, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर जैसी चीज़ें, जो कि बहुत डिटेल में बताता है एजेंट को या फिर AI को कि हम चीज़ें ऑपरेट किस तरीके से करेंगे, ठीक है। दूसरा है ए है एजेंट्स, जो है एक्चुअल AI पीछे बैठा हुआ, मतलब ये क्लॉड कोड, ठीक है। वो है ब्रेन, जो हमारी चीज़ों को ऑपरेट करेगा। वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलरली मैनेज करेगा। जैसे कि आपका एक कंपनी में मैनेजर होता है, राइट, जो जो अच्छे जो नए एम्प्लॉयज़ है उसे सब कुछ बताता है, उसे सुपरवाइज करता है और उसके काम को काइंड ऑफ सुपरवाइज करके सब कुछ ध्यान में रखता है कि सारी चीज़ें सही तरीके से चल रहा है। वो है एक एजेंट, ठीक है। और उसके बाद है टूल्स। टूल्स जो है वो एक्चुअल पाइथन कोड है जो हम लिखेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलरली क्यों किया गया है, जैसे कि अगर आप AI से ही सारे काम करवाओगे, ठीक है, तो AI बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि AI हर बार चीज़ें अलग-अलग तरीके से कर सकता है। ऑब्वियसली आप उसे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो डिटेल में, अगर आप बहुत बात ज़्यादा गार्डरेल्स और इंस्ट्रक्शंस दो तो बहुत समय AI गलती नहीं करता है, पर फिर भी एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होता है, बिकॉज दैट्स एन इंटेलिजेंस, वो एक इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस कभी भी एक फिक्स तरीके से काम करना बहुत मुश्किल होता है। उसी वजह से हम टूल्स बनाते हैं जो कि पर्टिकुलर पाइथन कोड्स होते हैं। कोडिंग वाली जो चीज़ें हैं, जो कोडिंग्स है, जो कोड है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है। एक कोड अगर हमने बना के रखा है, वो कोड एक ही तरीके से चलता है, उसको अलग तरीके से चलाने का कोई तरीका नहीं है ना। इसीलिए हम इस WAT फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी मैंने क्लियर किया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या रन करता हूँ, ये ऑटोमेशन कंसल्टेंसी एजेंसी, तो मैंने थोड़ा ज़ूम इन कर लिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में ईजी हो। यू आर ऑपरेटिंग विद इन आकाश's ऑटोमेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट ऑन WAT फ्रेमवर्क, workflows, agents, tools. Akash runs an AI automation consultancy that designs, implements,
intelligent automations of businesses. This framework is operational backbone of that practice. It is how client deliverables get built, how processes get systemized, and how quality stays consistent at scale. WAT architecture enforces a clear separation of concerns. Probabilistic AI handles reasoning and decision making. सुपरवाइज करता है और ये डिसाइड करता है कि क्या होगा और कैसे होगा. वाइल डिटर्मिनिस्टिक कोड हैंडल्स एग्जीक्यूशन. जो एक्चुअल काम है वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में हर चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक होगा तो नहीं चलता. डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए कि हर बार जब ऑपरेट होगा वो इसी तरीके से ऑपरेट होगा, है ना. दैट सेपरेशन इज व्हाट मेक्स क्लाइंट फेसिंग सिस्टम्स डिपेंडेबल. लेयर 1 वर्कफ्लोज. मार्कडाउन एसओपीज मैंने आपको बोला था, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ये, ठीक है. ईच वर्कफ्लोज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, रिक्वायर्ड इनपुट्स, विच टूल्स टू इन्वोक, एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, हर चीज़ डिटेल में लिखा होगा. And handles edge cases written in plain language, instructed the same way would brief a capable member of the team. जैसे एक मैंने आपको बोला जो बहुत केपेबल मेंबर है टीम का, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हम जिस ब्रीफ में समझाएंगे बिल्कुल वैसे. एजेंट द डायरेक्ट डिसीजन मेकर. दिस इज योर रोल, ठीक है, प्रॉपरली बोला हुआ है योर रोल, तो ये क्लॉड कोड के लिए है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंट कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द सिस्टम. रीड द रेलिवेंट वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन टूल्स इन द करेक्ट सीक्वेंस. हैंडल फेलियर्स ग्रेसफुली. मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद है लेयर 3 जो कि है एग्जीक्यूशन के लिए. पाइथन स्क्रिप्ट्स जो एक्चुअल पाइथन स्क्रिप्ट्स होंगे. हाउस्ड इन टूल स्लैश दैट परफॉर्म्स द एक्चुअल वर्क. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड एपीआई कॉल्स, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, फाइल ऑपरेशंस एंड डाटा इंक्वायरीज, ठीक है. वाई दिस स्ट्रक्चर मैटर्स, ये भी मैंने क्लॉड को बोला हुआ है. व्हेन एआई अटेम्प्ट्स टू हैंडल एवरी स्टेप of the procedure directly, accuracy degrades quickly. If each step carries a 90% success rate, at a 5-step process yields only 59% overall reliability. By delegating execution to deterministic scripts, the agent remains focused on orchestration and reasoning and the areas where it performs the best. ठीक है, मतलब कि एजेंट किस चीज़ में बेटर है, वो एक एआई इंटेलिजेंस है. वो चीज़ें करने में अगर जब करने जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा सोचेगा, तो बेटर है करने वाली चीज़ें हम टूल्स में छोड़ देते हैं जो कोड है, ठीक है, जो हर बार एक तरीके से चीज़ें करती है, ठीक है. जैसे कि इन सिस्टम सिंपल आप सोच सकते हो फैक्ट्री में, ठीक है, जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो मैकेनिक्स होते हैं वो सब कुछ करते नहीं हैं. जो मशीन्स है वो एक्चुअली चीज़ें करते हैं. अगर मैं एक बॉटल बनाना चाहूँ और वो मैं इंसान को काम दे दूँ, तो वो इंसान एक ही तरीके से हर बार बॉटल नहीं बना पाएगा, पर वो चीज़ एक मशीन बहुत अच्छे से कर सकता है. इंसान क्या कर सकता है, इंसान उस मशीन को कंट्रोल कर सकता है कि जब हमें ये करना है कि हमने बॉटल का डिज़ाइन चेंज कर दिया कंपनी ने, तो हम उस डिज़ाइन को फिर से ड्रॉ करेंगे और फिर मशीन को दे देंगे, अब मशीन ये नया डिज़ाइन बनाएगा. एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है. फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैंने दिया हुआ है कि लेवरेज एग्जिस्टिंग टूल्स, ठीक है, बिफोर बिल्डिंग न्यू वंस. अब हर बार न्यू टूल्स मत बनाओ, जो एग्जिस्टिंग टूल्स है उसे यूज़ करो. लर्न एंड अडेप्ट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्या होता है कि आपका एजेंट खुद ब खुद सीखता है कि वो क्या गलत कर रहा है और उस पर बेटर बनते जाता है. तो ये मैंने इसीलिए दिया हुआ है, बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है. कीप वर्कफ्लोज एक्यूरेट इन करंट. इसका मतलब है कि मैंने ये बताया कि वर्कफ्लोज को अपडेट करते रहो. बस एग्जांपल के लिए मैंने आज कुछ बनाया, लेकिन परसों या फिर उसके बाद मुझे लगा कि इस प्रोसीजर को चेंज करना चाहिए, तो मैंने उसे बोला कि इस तरीके से चीज़ें चेंज करना है, तो वो इसको अपडेट करेगा. जो वर्कफ्लोज वाला फाइल है उसे अपडेट करेगा. ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लूप, ठीक है, कि वो फेल होगा, फेलियर को स्टडी करेगा, समझेगा और उस फेलियर को अगली बार ना होने के लिए कोड लिखेगा या फिर कुछ कोई सोल्यूशन बनाएगा, ठीक है. आइडेंटिफाई व्हाट ब्रोक एंड व्हाई. फिक्स द टूल, क्योंकि ज़्यादातर जो फेलियर है वो कोड की वजह से होगा, एग्जीक्यूशन की वजह से होगा. वेरीफाई द फिक्स वर्क्स करेक्टली. अपडेट द वर्कफ्लो विद द न्यू अप्रोच एंड रिज्यूम विद मोर रिलायबल सिस्टम्स, ठीक है. तो वही है डिलीवरेबल्स और ये जो है, ठीक है, ये सब थोड़ा मेरे कंपनी के बारे में भी बोला हुआ है मैंने. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरी है, वो है कि मैंने इसे बहुत डिटेल में ये नहीं बताया कि मेरा बिज़नेस है क्या. दैट इज़ जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मैं एक डेमो पर्पज़ के लिए यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ. जो एक्चुअल एमडी फाइल में यूज़ करता हूँ, उसमें बहुत डिटेल में ये भी बताया हुआ है कि मेरा बिज़नेस क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है. इसमें एक छोटा-सा सेक्शन है बस. पर आपको जब ये बनाना है, आपको एंश्योर करना है कि आपके बिज़नेस का जो सारा इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको देना है. ऑब्वियसली सारा कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं देना है. ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बिज़नेस कितना पैसा कमाता है. ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बिज़नेस पर्टिकुलरली क्लाइंट का नाम क्या है. ये सब आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. पर जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है वो ऑब्वियसली आपको नहीं बोलना है, पर जो डाटा आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से दे सकते हो वो आप दोगे, ठीक है. अभी हम एक्चुअली बिल्ड करने पे आते हैं. जो हम आज बनाने वाले हैं वो है एक प्रपोजल जनरेटर, जो कि आप क्लाइंट्स को तुरंत भेजते हो. सेल्स कॉल के बाद जब क्लाइंट पे करने से पहले उसमें एक पेमेंट लिंक भी होता है. आज वाले में, इस वाले में पेमेंट लिंक नहीं होगा क्योंकि मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ, ठीक है. बट उसमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस होंगी, जैसे कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है, फिर क्लाइंट के मेन पेन पॉइंट्स कौन से सॉल्व हो रहे हैं, फिर क्यों क्लाइंट मेरे कंपनी को चूज़ करे,
फिर इन्वेस्टमेंट प्लान को कितना करना पड़ेगा, फिर जो फ़ेजेज़ होगा मतलब कितने फ़ेज़ में काम होगा और कितना टाइमलाइन होगा काम का, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? ये एक्चुअली बनाने में बिज़नेसेस को बहुत टाइम लगता है। इवन इफ आप पुराने टेम्पलेट्स को कॉपी पेस्ट करते हो, फिर भी आपको मिनिमम आधा घंटा देना पड़ेगा। अगर आप स्क्रैच से बना रहे हो, तो 1 से 2 घंटा पक्का है। और अगर आप एक एजेंसी हो और आप 2 प्रपोज़ल्स भी पर वीक भेजते हो, तो वो मिनिमम 4 से 5 घंटा वेस्ट होता है आपका, एक वीकली जो कि मंथली 20 से 30 घंटा बन जाएगा। उसको हम बहुत ईज़िली सेव कर सकते हैं। एक बार हमें बनाने में इसे शायद टाइम लगे, जैसे कि अगर आप अच्छे से प्रॉपर्ली बैठ के बनाओ तो शायद आपको 5 से 6 घंटा लग जाए। उसके बाद आप बस डिटेल्स दोगे और प्रपोज़ल बन के आएगा आपके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ब्रांड गाइडलाइंस के साथ। इस केस में हम ज़्यादा ब्रांड गाइडलाइंस नहीं इंक्लूड करेंगे, पर आप यहाँ पे एक ब्रांड गाइडलाइंस का एग्ज़ैक्ट फ़ाइल इंक्लूड कर सकते हो, जो कि आपकी हर प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हो और उसको यूज़ करके वो आपको एक प्रपोज़ल जनरेट करके देगा, जो कि आप सीधा क्लाइंट्स को भेज सकते हो। और इसके साथ-साथ अगर आप पेमेंट लिंक भी इंक्लूड करना चाहते हो, तो आप पैंडाडॉक होता है एक, उसका एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। आपने अगर यूज़ किया हो, पैंडाडॉक प्रपोज़ल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम जो बनाने वाले हैं, वो पर्टिकुलरली ऐसा होगा कि उसमें सारे ज़्यादातर जो डिटेल्स होंगे, वो ऑटो फ़िल्ड होंगे क्योंकि मैं यूट्यूब डेमो बना रहा हूँ। कुछ-कुछ डिटेल्स मैं फ़िल करूँगा, उसके बाद हम जनरेट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और वो हमें एक डाउनलोडेबल पीडीएफ दे देगा, ठीक है? एक प्रपोज़ल जो हम अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। क्योंकि ये डेमो है, मैं इसमें पेमेंट लिंक नहीं होगा, प्रॉपर ब्रांड स्टाइलिंग भी नहीं होगा, ठीक है? बट आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, आपको बस क्लाउड को बोलना है और या फिर यहाँ पे एक फ़ाइल इंक्लूड करना है ब्रांड गाइडलाइंस के लिए या फिर रूल्स के लिए या फिर आप कैसे चीज़ें चाहते हो, ठीक है? ये हम ओपन करेंगे एक डेस्कटॉप शॉर्टकट के साथ। जैसे मैं आपको दिखाऊँगा, एक डेस्कटॉप शॉर्टकट हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम डबल क्लिक करेंगे और वो हमारे कमांड पैनल में एक्चुअली उस ऐप को ओपन कर देगा और फिर हम एक लोकल होस्ट यूआरएल जो भी हमें क्लाउड देगा, उसमें हम जाके अपने ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या करना पड़ेगा आपको, या तो क्लाउड कोड को बोलना पड़ेगा हर बार आके कि मेरे उस ऐप को ओपन करो, या तो आपको खुद उस पर्टिकुलर कमांड को रन करना पड़ेगा टर्मिनल में। मैं वो नहीं चाहता, मुझे ना ही कमांड्स याद रहते हैं, ना ही मैं उन्हें सेव करके रखना चाहता हूँ कहीं पे। तो मैं एक डेस्कटॉप शॉर्टकट क्रिएट करूँगा जिसमें हम डबल क्लिक करेंगे, कमांड रन होगा, फिर हम एक पर्टिकुलर यूआरएल है वो हम सेव करके रख सकते हैं। अपने ब्राउज़र में बहुत तरीके हैं चीज़ें यूआरएल सेव करने का। तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड वी विल बी एबल टू एक्सेस दैट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम और एक फ़ाइल यहाँ इंक्लूड करेंगे जो कि होगा एक प्रपोज़ल टेम्पलेट। अब क्योंकि अब उसको आपके कंपनी के लिए प्रपोज़ल बनाना है, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके उसके पास एक टेम्पलेट हो कि आपके प्रपोज़ल्स एक्चुअली होंगे कैसे, दिखेंगे कैसे, राइट? तो उसी टेम्पलेट का रेफ़रेंस देने के लिए हम और एक फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे जो कि होगा template.md। आपको ये दोनों फ़ाइल्स मिल जाएँगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इस फ़ाइल को यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पे ये खुल गया है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। प्रिपेयर्ड बाय वेबसाइट, जो कि एक्चुअली मेरा वेबसाइट नहीं है, डेमो है सब कुछ। डेट ये कल का है क्योंकि मैंने कल बनाया था। प्रिपेयर्ड फॉर, ये भी एक डेमो नाम है, ऑब्वियसली रियल नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट है कि एआई वॉइस एजेंट बनाना है जो कि आउटबाउंड कॉलिंग करेगा उनके कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स को, जो कि शायद 3-4 महीने पहले बात हुआ था, पर अभी वो कोल्ड हो गए हैं, उन्हें फिर से वार्म करेगा, उनसे बात करेगा, कन्वर्सेशन करेगा और फिर उन्हें जो सेल्स फनल है एक पर्टिकुलर कंपनी का, जो हर एक कंपनी का होता है, उसमें डाल देगा। इससे मेनली क्या होगा कि ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो एड्स रन करके अपने क्लाइंट्स को लाते हैं। तो उन्हें ऑलरेडी एक पैसा खर्चा हो चुका होता है उन क्लाइंट्स के पीछे। और अगर वो क्लाइंट बोलते हैं कि मैं 6 महीने बाद काम करना चाहूँगा या फिर मैं अभी किसी और कंपनी के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, जो कि एजेंसीज़ के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे पास अगर प्रॉपर टीम नहीं है जो इन क्लाइंट्स के साथ फ़ॉलो अप करे, तो हम ये एक एआई एजेंट बना सकते हैं जो उन्हें पर्टिकुलरली टाइमली बेसिस पे फ़ॉलो अप करता रहेगा, ठीक है? Growthedge Digital Agency is sitting on hundreds of dormant leads that cost money but were never converted. A silent revenue leak that compounds every month. They go untouched. We will build an AI powered outbound voice calling agent that automatically contacts their cold leads, requalifies them in natural conversation, and returns the warm ones directly back into their sales active pipeline. The result, recovered pipeline revenue from leads you already paid for with zero additional manual effort from your team. प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा? Your sales team generated and worked on a large volume of leads over past 12 to 18 months. A significant portion of those leads went cold, not because they were bad leads, but because follow-up capacity ran out, timing wasn't right, or simply they fell through the cracks of busy pipeline. These leads are now sitting untouched in your CRM, depreciating in value every week. ठीक है, जो बहुत सारे कंपनीज के साथ होता है, ठीक है। Manually re-engaging this backlog requires your sales team to make repetitive low conversation calls that drains their time and moral, जो कि होता है अगर आपके पास बहुत बड़ा सेल्स टीम नहीं है तो। Most businesses simply don't do it, which means real revenue that was already within reach gets permanently abandoned. Key pain points: hundreds of dormant leads in their CRM, ठीक है। सेल्स टीम
Time is too expensive to spend on cold re-engagement. No consistent repeatable process for warming up old leads at scale. Revenue is leaking silently. ठीक है, प्रपोज सोल्यूशन क्या है जो मैंने आपको बोला, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे ये सब बताया हुआ है। अब ये सब मैंने इस फाइल में इसीलिए दिया है और मैं यही एग्जैक्टली जनरेट करूँगा, मैं कुछ अलग नहीं जनरेट करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं ये डेमो के लिए बना रहा हूँ, तो इसीलिए इतना सारा डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मैं दे रखा हूँ। ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। विल बिल्ड अ फुल्ली ऑटोमेटेड एआई वॉइस कॉलिंग एजेंट, ठीक है, जो कि 24/7 काम करेगा, ठीक है, और रोबो कॉल नहीं, एक्चुअल कॉन्वर्सेशन होगा, ठीक है। वर्ड्स इंक्लूडेड, डिलिवरेबल्स, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब मैं नहीं पढ़ रहा। टाइम फेज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, $4500, जो कि एक्चुअली बहुत कम है इस एजेंट के लिए, इसकी वैल्यू के लिए। वॉइस एपीआई कॉस्ट होगा, ठीक है, फिर वाई हमारी कंपनी को क्यों चूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स क्या होगा टू मूव फॉरवर्ड, आप इस पे कुछ भी क्वेश्चंस भेज सकते हो, ठीक है। तो सिंपल एक प्रपोजल टेम्पलेट है जो कि एजेंट यूज़ करेगा अगर उसे कोई भी प्रपोजल बनाना हो तो। तो अभी हम एक प्रॉम्प्ट सेंड करेंगे यहाँ पे और प्लान मोड में ही इसे एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम एक्चुअली claude.md सिलेक्ट करेंगे और इसे बोलेंगे कि claude.md के बेसिस पे इस प्रोजेक्ट को शुरू करो। हाई क्लॉड, कैन यू इनिशिएट द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन claude.md फाइल। सो इससे क्या होगा कि वो एक्चुअली पढ़ेगा इंस्ट्रक्शंस कि मुझे किस तरीके से ऑपरेट करना है, ठीक है, और उसके बाद वो सब कुछ करेगा, बिना पढ़े नहीं करेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता है आपको, और अगर मैं थोड़ा ज़ूम इन करूँ, ये है वो फाइल जो अभी क्लॉड रीड कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैंने आपने देखा होगा, मैंने पहले इस पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने ये बोला। अब ये चीज़ बहुत अच्छे से देखना, मैं हम इसे सेंड करेंगे और ये अपनी थिंकिंग प्रोसेस भी हमें दिखाएगा जो आपको क्लियरली दिखेगा। हम इसे सेंड करते हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे ये सोच रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता है कि ये किस चीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो एप्स एंड ऑटोमेशंस, ज़ूम इन कर लेता हूँ, ये हमको दिख रहा है एप्स एंड ऑटोमेशंस यूट्यूब डेमो एंड claude.md, ठीक है। तो इस फाइल पे ये अभी काम कर रहा है, देख सकते हो आप इस, ये अभी क्या क्या कर रहा है। ये अभी बैश कमांड इसने रन किया, फिर इसने अभी बैश किया, गेट इग्नोर ये यूज़ कर रहा है। यही होता है जो गेट हमें बहुत ज़्यादा काम आता है। अब आप यहाँ पे इसकी हर एक चीज़ को एक्चुअली देख सकते हो, हर एक चीज़ जो ये कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, फिर ये क्या करेगा, पर्टिकुलरली ये इसको रीड करेगा, ठीक है, इस फाइल को, और उसके बेसिस पे जो उसे करना चाहिए, जैसे कि वर्क फ्लोज बनाना चाहिए, टूल्स बनाना चाहिए, वो सब वो बनाएगा, ठीक है। देखिए इसने बोला नाउ आई हैव फुल कॉन्टेक्स्ट, लेट मी डिज़ाइन द इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा, ठीक है। उससे पहले ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीज़ें देना है, प्रपोजल टेम्पलेट भी इसने पढ़ लिया है, पर ये इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने से पहले हमें क्वेश्चंस पूछेगा। उस समय हम इसे एक प्रॉम्प्ट देंगे जो कि हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, और हम इसे बोलेंगे कि ये और कॉन्टेक्स्ट के लिए है, फिर इसके अकॉर्डिंग बनाना। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ये जब एक्चुअली हमें कुछ पूछेगा या फिर हमें एक रिटर्न देगा, मैं आपसे तब मिलता हूँ। आप देख सकते हो इसने हमें कुछ क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है। इसने हमें पूछा व्हाट नेम एंड ईमेल शुड आई यूज़ फॉर लोकल गिट कॉन्फ़िगरेशन, क्या ईमेल मैं यूज़ करूँ। डोंट इनिशियलाइज अ गिट रेपो, जस्ट क्रिएट द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो मैं अभी यही बोलूँगा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कोई गिट रेपो नहीं बनाना है, तो ये आपको पूछता भी है, ठीक है। अभी तक मैं आपको इसका थिंकिंग दिखा देता हूँ। ओके, सो जब तक मैं आपको दिखाने वाला था, इसने मुझे और एक क्वेश्चन पूछ लिया। इसने एक्चुअली प्लान बना लिया है, ठीक है। मैं अभी इसको कुछ और बोलूँगा, मैं बोलूँगा आई स्टिल हैव सम इंस्ट्रक्शंस टू गिव यू, सो आई वुड वांट टू गिव दैट इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट एंड देन आई वुड वांट यू टू प्लान इट प्रॉपर्ली अगेन, ठीक है। सो इसने सबसे पहले ये किया, उसके बाद इसने समझा कि मेरे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन प्लान, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रपोजल टेम्पलेट था, राइट, इसलिए। फिर उसने ये भी ये सब करने के बाद गिट कॉन्फ़िगरेशन देखा, पाइप वर्जन चेक किया, पाइथन अवेलेबिलिटी सब कुछ चेक किया कि पाइथन है कि नहीं हमारे सिस्टम में, जो कि एक्चुअली है, ठीक है। बिफोर आई फाइनलाइज़ एक क्वेश्चन उसने पूछा कि यूज़र में क्या करना है, उसे गिट रिपो बनाना है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसने मुझे एक एक्चुअली प्लान बना के दिया है, ठीक है। आप देख सकते हो कि चीज़ें कैसे काम करेगी, ठीक है, पूरा प्लान। पर ऑब्वियसली हमें भी इसे कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, इसीलिए हम उस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि फिर से प्लान करो, ठीक है। मैंने इसे प्रॉपर्ली यहाँ पे बोला हुआ है कि क्या-क्या मुझे चाहिए। इट ओपन्स अप ऑटोमैटिकली इन ब्राउज़र, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बोला है कि मुझे ये और ये सारी चीज़ें ही बस डालना है, बाकी चीज़ें नहीं डालना है, तुम टेम्पलेट के बेसिस पे यूज़ कर लेना। एंड आई क्लिक जनरेट, एमडी फाइल जनरेट होगा, ठीक है। 4 इनपुट्स ही मैं प्रोवाइड करूँगा, बाकी खुद से ऑटो जनरेट कर लेना क्योंकि डेमो के बेसिस पे है। ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दे दूँगा। ऑब्वियसली ये प्रॉम्प्ट आपका कुछ किसी काम का नहीं है, आपको खुद के उसके बेसिस पे चलना चाहिए, बट हाँ, आप इसे यूज़ कर सकते हो एज़ अ टेम्पलेट की तरह कि हाँ, आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देना है। पीडीएफ मस्ट बी प्रोफेशनली स्टाइल्ड, फिर पेज मार्जिन्स क्या-क्या यूज़ करना है, सेक्शन क्या-क्या यूज़ करना है, ये भी मैंने बोला है। ये मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने क्लॉड को नेचुरल लैंग्वेज में बोला है अपने एक्चुअल क्लॉड ऐप में या फिर वेब इंटरफेस में कि मुझे क्या चाहिए, और फिर मैंने बोला है कि मुझे एक प्रॉपर छोटा-सा प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दो जो कि मैं डाल सकता हूँ। ठीक है? आप ये कर सकते हो। बिफोर द प्रीव्यू
एडिट वाला एक ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अगर कुछ चेंज पसंद नहीं आया तो मैं उसमें एडिट करूँगा कि हाँ, ये नहीं चाहिए, इसे चेंज करो, फिर मैं इसे डाउनलोड करूँगा, ठीक है। कोई एक्सटर्नल एपीआईज़ नहीं होगा, ठीक है, पीडीएफ जनरेशन के लिए। बस ऑब्वियसली एक एआई का मुझे एपीआई देना पड़ेगा, जो मैं ओपन राउटर का यूज़ करूँगा। स्मार्ट इनफ टू जनरेट रियलिस्टिक प्रपोजल्स मिनिमलिस्टिक। तो अभी मैंने ये इसे सेंड कर देता हूँ। अब ये इसको पढ़ेगा, ठीक है, उसके बेसिस पे फिर से मुझे प्रॉपर प्लानिंग करके देगा। आप देख सकते हो, लेट मी एक्सप्लोर द कोड बेस टू अंडरस्टैंड द टेम्पलेट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, सब कुछ समझ रहा है। नाउ आई गो थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ फाइल्स एंड क्लैरिफाई द डिजाइन डिसीजन बिफोर फाइनलाइजिंग द प्लान। अब मैं ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो मैं इसे बोल देता हूँ ओपन एआई तो नहीं, तो मैं एक्चुअली राइट कर देता हूँ, आई विल गिव यू एपीआई फ्रॉम ओपन राउटर एंड आई विल यूज़ द ग्रॉक 4.1 फास्ट मॉडल, ठीक है। सो इसे पता चल गया। अब यहाँ पे आता है for the edit give feedback generation, should that go through the AI API or intelligently apply your revisions instructions or just re-render the manual text edits, show the raw markdown in the editable text area so that you can directly edit the context itself। ऐसे तो मैं ये नहीं चाहता, ठीक है, यही होना चाहिए ओपन आउट एपीआई ग्राफ। हाँ, तो ये समझ लिया इसने, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे यूज़ करेगा, डिटरमाइनिंग, ये वाइविंग, कॉन्फ़िगरिंग, मतलब बहुत सारी है। इसे कुछ करने दीजिए, प्लान हमें बना के देने दीजिए, तब तक मैं अपना एपीआई की लेके आता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एक एपीआई की चाहिए पर्टिकुलरली ओपन राउटर का, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जैसे देखा कि पहले इसने मुझे एक प्लान बना दिया, ठीक है, पर मुझे वो प्लान नहीं चाहिए, तो मैंने इससे बात किया और इसे बोला कि मुझे ये प्रॉम्प्ट मैं दूंगा, उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, उसके बाद तुम मुझे प्लान बना के देना। ये बिल्कुल ऐसा ही है अगर आप एक एक्चुअली डेवलपर को हायर करते हो और आपको उससे बहुत बार बात करके इटरेट करना पड़ता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे वो चाहिए, नहीं मुझे ये ऐसे चाहिए, ये ऐसे चाहिए। ये आप एग्जैक्टली क्लाउड कोड के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली बेटर और जल्दी आपका चीज़ें तभी बनेंगी जब आप खुद से क्लैरिटी होगी। इसीलिए क्लैरिटी क्रिएट करने के लिए बेटर है कि आप दूसरा एक क्लाउड वर्जन यूज़ करो, क्लाउड के दूसरे वर्जन से बात करो, ठीक है। उसको पूछो कि आपको क्वेश्चंस पूछे, और वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है एक्चुअली अभी क्लाउड भी। पहले ऐप में ये इंटरफेस नहीं था, पर अभी फ़ोन के ऐप में भी ये आ गया है। आप फ़ोन में भी कर सकते हो सिंपल वॉइस ऑन करके। वो करने के बाद आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। फिर आप बोलो कि एक मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो जिसमें ये सारी डिटेल्स जो हमने अभी डिस्कस की वो मैं कर दूंगा। आपको क्लाउड कोड के टोकन्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग क्या करेंगे, क्लाउड कोड में आके बात करना शुरू कर देंगे, पर आपके क्लाउड कोड में जो टोकन्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्टिकुलरली मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारा काम ही मेरा यहीं पे चलता है, क्लाउड में ही चलता है। तो मुझे मैक्सिमम टोकन बेनिफिट लेना ज़रूरी है कि मैं सबसे ज़्यादा काम कर पाऊँ। लेकिन आपको अगर नहीं है कि आप बहुत कम यूज़ करते हो, सब्सक्रिप्शन प्रो यूज़ नहीं करते हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्सीलेंट थ्रू द डिज़ाइन फ्रॉम द एजेंट, नाउ लेट मी राइट द फाइनल प्लान इनकॉर्पोरेटिंग। तो ये इसने सब कुछ कर दिया है, ठीक है, सब कुछ समझ लिया है। और अभी ये मुझे एक प्लान बना के भी इसने दे दिया है। नॉर्मली आप क्या करोगे कि आप इस प्लान को पढ़ोगे, इटरेट करोगे, समझोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि मैं प्लान पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप रुको, मुझे जो चेंजेस करने होंगे वो मैं आपको बोलूँगा। फिर आप एक्चुअली विस्पर फ्लो का यूज़ करके उसके बोल सकते हो कि क्या करना है। हम इस बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक रीड हम दे देते हैं कि क्या है। प्रपोजल जनरेटर वेब ऐप है, फाइल्स टू क्रिएट, डायरेक्टरीज टू क्रिएट है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, फिर बिल्ड ये करेगा, फिर HTML क्रिएट करेगा, स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा, ऐप क्रिएट करेगा, एक्सिस्टिंग एपीआई की, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट, एक ENV देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी में आपके सारे के सारे एपीआई की स्टोर होते हैं, ठीक है। बट इसने कुछ टूल्स नहीं बनाया एक्चुअली, जो हमने फ्रेमवर्क इसे बोला था हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो हम इसे ये बोलते हैं, आर यू फॉलोइंग दी WAT फ्रेमवर्क, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या बोलता है, ठीक है। पॉसिबली बोलेगा कि हाँ कर रहा हूँ, या फिर बोलेगा कि नहीं कर। गुड कैच, मेरी एग्जामिन हाउ दिस शुड वर्क, क्योंकि मुझे लगा नहीं, क्योंकि ये कहीं यूज़ हुआ ही नहीं, और ना ही इसने यहाँ पे कोई WAT फ्रेमवर्क का कोई फाइल बनाया, कोई वर्क फ्लोज, कोई टूल्स कुछ नहीं बनाया। ओके, यू आर राइट, आई वांट टू मेक श्योर दैट द WAT फ्रेमवर्क इज फॉलोड प्रॉपर्ली। द फ्रेमवर्क सेज टूल्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक पाइथन स्क्रिप्ट्स एंड वर्कफ्लोज फॉर दिस। डू यू सी द proposal generator fitting in? Here are two approaches: separate tools plus workflows, individual tools, example call open router and workflows SOPs, flash task, app as tool, the flash app itself is a tool as proposal is execution। okay, so मुझे दो अप्रोचेस ये पूछ रहा है। एक इसने पूछा कि टूल्स अलग होगा, वर्कफ्लोज अलग होगा। दूसरा उसने पूछा कि द फ्लैश ऐप इटसेल्फ इज अ टूल, इन टूल्स proposal this, the execution layer, the workflow SOP, how to use the app internally, separates consiles। तो मैं ये सब सबमिट करूंगा, ठीक है। मुझे अलग अलग चाहिए। गुड, सेपरेट वर्कफ्लोज, द फ्लैश ऐप एज लेयर कॉल्स इंडिविजुअल टूल्स, लेट मी रीवर्क द प्लान। तो ये फिर से हमारे लिए प्लान बनाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको WAT फ्रेमवर्क दिखाना था,
अब हम वेट करेंगे, ये हमें फिर से प्लान बना के देगा, हम फिर से हम मिलते हैं। तो इसने हमें एक प्लान बना के दिया है, हम देखते हैं चलिए इस प्लान में टूल्स और वर्कफ्लोज है कि नहीं। WAT फ्रेमवर्क लेयर 1 इसने डिसाइड किया, वर्कफ्लोज SOP के इनपुट्स क्या आउटपुट्स क्या होगा, फिर एजेंट होगा जो कि फ्लैश ऑर्केस्ट्रेटर होगा, ठीक है। फिर टूल्स होगा ओपन राउटर API को कॉल करने वाला, जनरेट PDF वाला, और फिर रेंडर मार्कडाउन वाला जो कि एक्चुअली डाउनलोड के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली ठीक है, मुझे ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। इसने टूल्स जनरेट किया है, ये सारे के सारे टूल्स होंगे जो यूज़ होंगे, ठीक है। फिर इसने टूल्स रेंडर में यहाँ पे भी है, फिर लेयर API ये एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। स्टाइल, हाँ स्टाइल CSS का भी है। ये अच्छा खासा डिटेल है प्लान और सही है मुझे जितना लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे ऑटो एक्सेप्ट करेंगे। नॉर्मली अगर आप अपने बिजनेस के लिए बिल्ड कर रहे हो तो आप ये ऑटो एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसे पढ़ोगे, ठीक है, फिर मैनुअली इम्प्रूवमेंट्स लिख के दोगे और ये फिर इम्प्रूवमेंट्स करेगा। और इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऑटो एक्सेप्ट करेंगे। अब ये एडिट ऑटोमेटिकली में है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ एडिट ऑटोमेटिकली में काम करे। हम क्या करेंगे, हम इसे बाईपास परमिशंस मोड में रखेंगे, तो कि ये सारे सब कुछ खुद ब खुद करेगा। अब देखो पहले ये क्या करता है कि एक्चुअली एक टू डू लिस्ट बनाता है, क्रिएट डायरेक्टरीज, बिल्ड टूल्स, बिल्ड टूल्स, बिल्ड टूल्स, फिर ऐप CSS, ठीक है, फिर ये सब इसने बनाएगा, इतना सारा चीज़ें इसे करना है, ठीक है। और यह एक कर चुका है, ठीक है। ऐसे ही करके एक एक करके ये कट करता रहेगा, एक करेगा फिर इसे कट करेगा, क्रिएट ऑल रिक्वायर्ड डायरेक्टरीज। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ये करते ही इसने बहुत सारे फ़ोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है। ऐप फ़ोल्डर जिसमें स्टैटिक है, फिर टेम्पलेट्स है, ठीक है। टूल्स है जिसमें एक्चुअली एक टूल है जो कि ओपन राउटर API की को कॉल करेगा, एक टूल है जो कि PDF जनरेट करेगा, एक टूल है जो कि रेंडर मार्कडाउन। वर्कफ्लोज में अभी कुछ नहीं है, पर इसने एक फ़ोल्डर्स बना दिया और ये बनना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने पूरे के पूरे ऐप को या फिर वर्कफ्लो को या फिर एजेंट को चाहते हैं कि 3-4 चीज़ों में डिवाइडेड हो, WAT वर्कफ्लो, एजेंट्स और टूल्स, राइट। आप देख सकते हैं इसने यहाँ तक कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर एक एक चीज़ें ऐड होती रहेंगी, जैसे ये बनाता रहेगा। आप अगर समझना चाहते हो क्लाउड कोड को बेटर और चाहते हो कि आप कंटिन्यूअस यूज़ करते करते इसमें बेटर होते जाओ, इन चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, ठीक है। जैसे कि मुझे कैसे पता चल गया कि ये प्लान ठीक है, क्योंकि मैंने ये प्लान्स ऑलमोस्ट अभी तक 50-60 बार पढ़ चुका है, ठीक है। इसीलिए मुझे पता है, ठीक है। इसीलिए आप इसे पढ़ते रहोगे कि ये क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करो। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे फाइल्स क्रिएट हो गए, यहाँ पे टेम्पलेट एक क्रिएट हो गया, स्टैटिक को भी अगर खोले यहाँ पे इसने स्टाइलिंग के लिए भी बना लिया, ठीक है। इतने सारे फाइल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। ये ऐसे काम करता है और ये सब कुछ इसी फ़ोल्डर के अंदर है, जो यूट्यूब डेमो है इसी फ़ोल्डर के अंदर है। आपको मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर है। अगर मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलूँ, तो ये देखो ये यूट्यूब ऑटोमेशंस के अंदर ये है यूट्यूब डेमो और इसके अंदर सारे फ़ोल्डर्स एक्चुअली क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ऐप वाला खोलूँ, तो यहाँ पे 3 फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सब फ़ोल्डर्स अपने लैपटॉप के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ये इसीलिए बहुत पावरफुल हो जाता है क्योंकि ये आपके एक्चुअल लोकल सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। ऑब्वियसली ये परमिशंस लिमिटेड है, अगर मैं बाईपास परमिशन मोड में नहीं चलाऊँगा तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखिए अब ये एक्चुअली कोडिंग कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, और स्टाइलिंग्स बना रहा है। ये एक्चुअली स्टाइलिंग बना रहा है। ये सब इसे काम करने देते हैं, जब ये एक्चुअली हमें एक आउटपुट दे देगा बना के, उसके बाद हम मिलते हैं। सो आप देख सकते हो इसने हमें सब कुछ बना के दे दिया है और एट लास्ट सारे के सारे जो टास्क थे वो कंप्लीट हो गए। इसने हमें लेयर बाय लेयर ये भी बता दिया है कि किस लेयर पे इसने क्या बनाया है। और अगर आप यहाँ देखो तो लिटरली कितने सारे फ़ोल्डर्स क्रिएट हो गए हैं। टेम्प के अंदर ये प्रपोज़ल PDF है जो इसने एक टेम्पलेट बनाया है कि PDF कैसे बनेगा, ठीक है। फिर है ऐप के अंदर है आपका ये है आई गेस ये पाइथन है, हाँ, तो पाइथन है ये, फिर मतलब कोडिंग है, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट है, CSS है, ठीक है। फिर इसने HTML भी बनाया है, ठीक है, टेम्पलेट के लिए, ठीक है। फिर इसने एक्चुअल पाइथन टूल्स बनाया है, ये सब टूल्स है एक्चुअली, ठीक है। और ये सब भी एक पाइथन स्क्रिप्ट है। यहाँ पे मुझे अपना ओपन राउटर का API की डालना है, आपको दिख रहा है .env फाइल। और आपको हमेशा मैं बता देता हूँ पहले से ही, कभी भी API कीज़ यहाँ पे आपको नहीं देना है कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि क्या है कि कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री में API कीज़ होना सही नहीं है। तो आप अपनी API कीज़ हमेशा इधर दोगे, एक्चुअली इस फाइल को खोलोगे और यहाँ पे रिप्लेस करोगे। तो मैं अभी ही कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना एक्चुअल API की दे दिया है, ठीक है। ऐड योर API की इसने बोला है, फिर बोला डबल क्लिक ऑन लॉन्च डॉट, तो इसने एक एक्चुअल शॉर्टकट बनाया है जहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना है, ओपन्स ब्राउज़र ऑटोमेटिकली और ये सब खुद ही कर लेगा। अच्छा, दैट्स गुड, अमेजिंग। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम इसे सेव कर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। देख लेते हैं कि एक्चुअली सेव हुआ है कि नहीं। हाँ, हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कट करने से पहले फाइल्स में आना है यहाँ पे और यहाँ पे ये सेव क्लिक करना है, ठीक है, अगर आप मैनुअली कुछ चेंज करते हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हो 55% यहाँ पे क्या बोल रहा है मुझे, 45% ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिमेनिंग अंटिल ऑटो कॉम्पैक्ट। तो ये कॉम्पैक्ट जो है वो क्या करेगा कि जो अभी तक डिस्कस हुआ है ना, वो सब कुछ एक ही प्रॉम्प्ट में वो कॉम्पैक्ट करके अपने आप को भेज देगा, ताकि वो सिर्फ उस प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा अगली बार जब वो इसी कॉन्वर्सेशन में कंटिन्यू करेगा। पर अगर आप ऐसे किसी स्टेज में हो जहाँ पे आपका भी काम हो चुका है, राइट, सब कुछ, और आपको अपने ऐप चेक कर लिया, ऐप सब कुछ काम कर रहा है,
तो अब नेक्स्ट बार आप कुछ आके कुछ चेंजेस बोलना चाहते हो कि इस ऐप को कुछ चेंज करो, इसमें ये बेटर करो या फिर ये बेटर करो। तो आप ये करने से बेटर है कि आप स्लैश करके कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री क्लियर कर दो, क्योंकि उसे सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट? अगर आपने कुछ बोला कि आपको चेंज करना है, तो उसे ये फाइल्स यहाँ पे इसके पास है, तो फाइल्स रीड करके पता कर सकता है, ठीक है? कोई भी अप्रोच आप कर सकते हो, कोई कॉम्पैक्ट यूज़ करता है, कोई क्लियर कन्वर्सेशन करता है, ठीक है? दोनों कुछ अलग नहीं है बेसिकली। आप एक चीज़ देखो, उसने क्या किया है, ये जो ऐप उसने बनाया है ना, ये जो बैट फाइल इसने बनाया है जिसमें हमें डबल क्लिक करना है, वो एक्चुअली इसी के अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है? जो कि मुझे वो यहाँ नहीं चाहिए, मुझे वो डेस्कटॉप में चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली इस फ़ोल्डर में जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके देखते हैं कि खुलता है कि नहीं, ठीक है? सो ये है जो बैच फाइल है, अगर इस पे हम डबल क्लिक करें, ये कमांड रन करना चाहिए, ये कर चुका है, ठीक है? और ये ब्राउज़र भी खोल रहा है, ठीक है? तो खुद ब खुद इसने किया और आप देखो कि हमारे पास अपना प्रपोज़ल जनरेटर ऐप बन चुका है, ये एक लोकल होस्ट में है। और एक चीज़ आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये आपके सिस्टम में चल रहा है, तो आप इसको बंद मत करना। अगर आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को या फिर टर्मिनल को बंद कर दोगे, तो आपका ऐप बंद हो जाएगा, ठीक है? और हम अभी एक्चुअली ये सारी चीज़ें देके इसमें कुछ मेन चीज़ें देके हम अपना प्रपोज़ल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, मैं ये सब फ़िल अप करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जनरेट करते हैं। तो मैंने एक्चुअली ये एक एग्ज़ाम्पल है और ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? तो हम अभी क्या करेंगे, हम अभी जनरेट प्रपोज़ल पे क्लिक करेंगे और अभी हमारे पास एक्चुअली वो प्रपोज़ल आना चाहिए और एडिट वाला फ़ीचर मुझे नहीं पता कैसे होगा डायरेक्टली, और हमारे पास वो प्रपोज़ल आना चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारे पास प्रपोज़ल एक्चुअली आ चुका है, ठीक है? क्लाइंट प्रपोज़ल प्रिपेयर्ड बाय दिस, ये सब टेम्पलेट से लिया है उसने। एग्ज़ीक्यूटिव समरी, द प्रॉब्लम, ठीक है? की पेन पॉइंट्स, प्रपोज़ सॉल्यूशन, डिलिवरेबल्स, टाइम, ठीक है? इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट इसने ध्यान रखा है। पहले हमारा 4000 था पर इसने $15,000 बनाया, दैट्स गुड। ओके, एक्चुअली वैल्यू उतना ही है इसका। अब देखिए यहाँ पे मैं रिविज़ल कर सकता हूँ, ठीक है? फीडबैक दे सकता हूँ, दैट्स अमेज़िंग। बट ये ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, ब्रांड गाइडलाइंस नहीं है इसमें, ठीक है? मैंने बस एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था कि जो पीडीएफ होना चाहिए वो थोड़ा सब कुछ आउटलाइनिंग सही होना चाहिए वो सब, इसीलिए आउटलाइन बहुत अच्छा है। अभी के लिए हम ये फीचर चेक कर लेते हैं, ठीक है? कैन यू चेंज द कॉस्ट ऑफ दिस टू $20,000? ओके, अब अगर हम रिवाइज़ प्रपोज़ल करते हैं, तो शायद वो जो $15,000 था वो 20,000 होना चाहिए, और ये सब हो रहा है मेरे एपीआई की का यूज़ करके, ठीक है? ओके, सो इसने बना दिया। आप देखते हैं कॉस्ट एक्चुअली चेंज हुआ है कि नहीं। या सो एक्चुअली चेंज हुआ है, तो इसका मतलब एक्चुअली हम कुछ भी वॉइस टाइप करके चेंज कर सकते हैं, व्हिच इज़ गुड। ठीक है, अब हम डाउनलोडेड पीडीएफ देखते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल जो चीज़ें मेंटेन थी वो चीज़ें मेंटेन ही हैं, बिल्कुल नेचुरल है। बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सब कुछ, दिस प्रपोज़ल इज़ वैलिड फॉर 14 डेज़, तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? हमारे पास आप देख सकते हो ये एक एक्चुअल पीडीएफ है जो मैंने खोला हुआ है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर डेमो दे दिया। हमारे सामने एक ऐप है जो कि डैशबोर्ड में ही हमें पीडीएफ दिखा देता है, फिर हमें पीडीएफ चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आजकल आप वॉइस टाइप के बता सकते हो। उसके बाद हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी हमने पूरा का पूरा ऐप बना लिया, ठीक है? मैंने आपको ऐप का फंक्शन दिखा दिया। अभी एक ही लेयर बचा हुआ है, वो है एक्चुअली डिप्लॉयमेंट, कि आपको अगर इस ऐप को अपने वेब सर्वर में डिप्लॉय करना है, ठीक है? और शेड्यूल्ड बेसिस पे चलाना है, क्योंकि ये जो है ये तो आप शेड्यूल बेसिस पे नहीं भी चलाओगे तो चलेगा, क्योंकि आपको मैनुअली हर बार इस ऐप को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि हाँ, मुझे क्लाइंट ये है, क्लाइंट का ईमेल ये है और स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स ये है, काइंड ऑफ। बट अगर आप इसे डिप्लॉय करना चाहते हो कि एक वेब सर्विस पे चले, या फिर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो कि शेड्यूल ट्रिगर पे चलता है कि हर 2 दिन में वो ट्रिगर होना चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे सर्विसेज है जो आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने ऐप को डिप्लॉय कर सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो मॉडल है, जो कि एक्चुअली आपको फ्री में ऑलमोस्ट डिप्लॉय करने देगा आपके ऐप को, ठीक है? और बाकी चीज़ें मैंने आपको सब कुछ करके दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया, सारे बेसिक्स समझा दिए, ठीक है? आपके सामने एक रियल ऐप बना के भी दिखा दिया। अभी आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखना क्या होगा, ठीक है? इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, कमांड गया स्लैश कॉम्पैक्ट। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री है ना, ठीक है? ये उसको कॉम्पैक्ट करके एक प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर देगा और उस प्रॉम्प्ट को खुद को भेज देगा, ठीक है? इसने कॉम्पैक्ट कर लिया, ठीक है? तो आप अगर देखो, इसने एक्चुअली, हम अगर इसे प्रॉम्प्ट भेजते हैं तो ये ऐसे ही दिखता है। जैसे कि मैं आपको किसी प्रीवियस प्रॉम्प्ट में जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्रॉम्प्ट भेजा था इसको, ठीक है? ये ऐसे दिख रहा था, बिल्कुल ऐसे ही इसने अपने आप को एक प्रॉम्प्ट भेज दिया है, जिसमें इसने सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड किया है, ठीक है? सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। तो क्या होगा, अगली बार जब ये एक्चुअली सब कुछ यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशन आप करोगे, तो ये इसे रेफ़र करेगा कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़, हम ये देख लेते हैं कि हमने आज डिस्कस क्या-क्या किया।
सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि क्लाउड कोड है क्या और वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों आप लिटरली अपने बिज़नेसेस के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, सॉल्यूशंस बना सकते हो, वर्कफ्लोज़ बना सकते हो, रेदर दैन थर्ड पार्टी सर्विसेज़ यूज़ करने की जगह। आपका डाटा भी आपके पास होगा, कॉस्ट भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1/5 1/10 है और सबसे बड़ी बात है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो जब चाहो तब। आप यहाँ पे आ सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे 5 नए फीचर चाहिए और क्लाउड कोड आपके लिए बना के देगा, है ना? और बनाने का तो आप अनलिमिटेड बना सकते हो सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली, और रन करने के लिए आपको थोड़ा कॉस्ट लगेगा जो कि सर्वर कॉस्ट होगा, पर ऑब्वियसली क्योंकि आप अगर सॉफ्टवेयर्स और ऑटोमेशंस ज़्यादा रन कर रहे हो और आप अपने इंटरनल टीम के लिए बना रहे हो, तो आपका आरओआई भी तो उतना ज़्यादा होगा, राइट? अगर आप एक्चुअली किसी चीज़ को ऑटोमेट कर रहे हो तो आपका टीम फ्री होगा, आपका टीम फ्री होगा तो आप ज़्यादा क्लाइंट्स हैंडल कर पाओगे, आप ज़्यादा क्लाइंट हैंडल कर पाओगे तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, है ना? हमने सबसे पहले देखा क्लाउड कोड इम्पोर्टेंट क्यों है, अलग क्यों है। हमने देखा कि क्लाउड कोड यूज़ कैसे करते हैं, वीएस कोड इंस्टॉल करके, क्लाउड कोड एक्सटेंशन यूज़ करके और सब्सक्रिप्शन से ऐड करके। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअली यहाँ पे जो बाईपास मोड, प्लान मोड, ये सब का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये सब देखने के बाद हमने ये भी देखा कि claude.md फाइल जो है हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा WAT फ्रेमवर्क देने के बाद भी, ठीक है, इसने पहला यूज़ नहीं किया, तो मुझे इसे पूछना पड़ा कि WAT फ्रेमवर्क यूज़ करो, उसके बाद इसने यूज़ किया, है ना। पर अगर मेरे पास क्लियरली ना हो मेरे दिमाग में कि मुझे क्या चाहिए, तो ये नहीं कर पाएगा। तो एक क्लाउड.md फाइल एक सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरह होता है जो कि आपके बिजनेस कॉन्टेक्स्ट और आप कैसे चीज़ों को बनाना चाहते हो, ये दोनों फिक्स कर देता है क्लाउड के अंदर, है ना। उसके बाद हमने देखा कि एक्चुअली हम ओपन फ़ोल्डर्स करके ये सारी चीज़ें हमारे लोकल सिस्टम में ही चलता है, ये भी हमने देखा। हमने देखा कि कैसे कि हम मल्टीपल क्लाउड सेशंस चला सकते हैं, खोल सकते हैं और हम एक्चुअली मल्टीपल चीज़ें एक साथ रन कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद हमने एक्चुअली ये समझा कि हर एक मोड को एक्चुअली हमने यूज़ किया, जैसे कि हमने प्लान मोड में बहुत देर तक रहा। हमें जब एक्चुअली प्लान अच्छे से समझ में आया और हमें पसंद आया, तभी हम प्लान मोड से हमने बाईपास परमिशंस मोड में गए, है ना? तो ये भी एक है। हमने सारे के सारे स्लैश कमांड्स देखे जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है? कि ज़्यादातर स्लैश कमांड्स का क्या मतलब है, जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादातर इतने सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं करोगे, पर हाँ, धीरे-धीरे आप जैसे-जैसे यूज़ करते रहोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है? हमने ये भी देखा कि आपको एक्चुअली ये सब चीज़ें पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आपको प्लेन इंग्लिश में बताता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है? जिससे आप समझ में आ सकता है आपको कि क्या चल रहा है, प्लॉट क्या कर रहा है, ठीक है? और एट लास्ट हमने एक्चुअली एक ऐप बिल्ड किया, उसको टेस्ट किया, उसको समझा और देखा कि हाँ, सब कुछ एक्चुअली अच्छे से काम कर रहा है। और एपीआई कीज़ वाला भी मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली आपको यहाँ पे एपीआई की जो है वो यहाँ पे डालना है, कन्वर्सेशन हिस्ट्री में नहीं डालना है। आपने देखा होगा हमने एपीआई की यहाँ यहाँ पे नहीं डाला क्लॉड को, तो यहाँ पे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्लॉड इसी को रेफ़र करेगा। इवन बेटर बेटर है कि डिप्लॉय करने से पहले आप यहाँ पे जाओ, ठीक है? क्लॉड बाईपास मोड में जाओ या फिर थिंक प्लानिंग मोड में जाओ पहले, ठीक है? और थिंकिंग ऑन करो, ठीक है? थिंकिंग ऑन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको थिंकिंग ऑन करो और इससे ही पूछो कि क्या इस ऐप में कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ है? वो खुद पूरे ऐप को स्टडी करेगा, समझेगा और बोलेगा कि ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ है। फिर आप डिसाइड करोगे, बहुत समय वो कुछ-कुछ चीज़ें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ में ले लेता है क्योंकि मैं डेमो में कर रहा हूँ, तो ये बोलेगा कि कुछ-कुछ चीज़ें ये बोल सकता है कि आपका क्या बैकअप नहीं है, गिटहब में आप बैकअप ले लो क्योंकि कभी भी आपका फ़ाइल फ़ोल्डर डिलीट हो गया तो क्या होगा? अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप सब समझोगे, फिर आपको जो सिक्योरिटी चेंजेज़ एक्चुअली करने हैं वो आप करोगे और उसके बाद आप डिप्लॉय करोगे, है ना? मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दिया है जो आपको एक ऐप बनाने के लिए ज़रूरत है। आप पहला ऐप आराम से बस इस वीडियो को देख के बना सकते हो। ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स मैंने आपको समझाया है कि क्या होता है, क्यों नहीं होता, सब कुछ समझाया है। तो आपका काम अभी ये है कि आप एक्चुअली वीएस कोड इंस्टॉल करो। अगर आपके पास क्लॉड का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ₹2000 पर मंथ वाला जो मिनिमम है उससे शुरू करो और बनाना शुरू करो क्योंकि ये फाउंडर्स के लिए और बिज़नेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्यूचर में क्योंकि आपको टेक्निकलिटीज़ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ज़रूरत है ये समझने की आपके बिज़नेस में चल क्या रहा है, आप अपने बिज़नेस को अच्छे से समझो, आपको क्या चाहिए आपके बिज़नेस में चेंजेस वो समझो और ये जो आपके पास सामने बैठा हुआ है क्लाउड कोड वो आपके लिए सब कुछ बना के देगा, ठीक है? और जो लोग ये इस चीज़ को यूज़ करेंगे वो बहुत बड़ा एडवांटेज गैदर कर लेंगे कंपेयर टू जो लोग नहीं यूज़ करेंगे। क्योंकि जिस स्पीड में एआई हर चीज़ को ऑटोमेट कर रहा है और इवन आप ज़्यादातर चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो, है ना? और बहुत बिज़नेसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लो रिटर्न हाई एफर्ट चीज़ें होती हैं, जिसमें करने में बहुत मेहनत लगता है आपकी टीम को, बट वो रिटर्न्स बिल्कुल जनरेट नहीं करते। उन चीज़ों को पर्टिकुलरली आप क्लॉड से बहुत ईज़िली ऑटोमेट कर सकते हो और पहले आपको किसी स्किल को सीखने की ज़रूरत थी, आज आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आज आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए, आपको एग्ज़ैक्टली चीज़ें कैसे चाहिए। जैसे कि मैं अच्छे से इसे बोल नहीं पाया
कि मुझे डिज़ाइन कैसे चाहिए था, इसीलिए उसने डिज़ाइन नहीं बनाया। अगर मैं इसे अच्छे से क्लियरली बोल पाता कि मुझे ये कलर चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ये एनिमेशन होना चाहिए पीडीएफ में एग्ज़ाम्पल के लिए, तो वो शायद वो बना के देता, शायद नहीं, बना के देता, ठीक है? तो पर्टिकुलरली क्लैरिटी, थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग कि आप क्या ऑटोमेट करना चाहते हो, क्या-क्या चीज़ें ऑटोमेट करना ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस में एक्चुअली, आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि क्या आप ऑटोमेट नहीं करना है। जैसे कि आप क्लाइंट इंटरैक्शंस ऑटोमेट आपको नहीं करना चाहिए, सेल्स कॉल्स ऑटोमेट आपको नहीं करना चाहिए, कोल्ड ईमेल्स ऑटोमेट कर सकते हो बट कुछ हद तक। अगर आप बहुत ही हाई लेवल पे कोल्ड ईमेल्स भेजते हो, 1000 भेजते हो कोल्ड ईमेल्स 1 दिन में, तो ऑब्वियसली आप पर्सनल लेवल पे नहीं भेज सकते। पर अगर आप क्लाइंट्स को ईमेल भेजना चाहते हो या फिर कोई कॉन्वर्सेशनल ईमेल है, इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, उनको ऑटोमेट मत करो, ठीक है? एआई के ज़माने में ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन-सी चीज़ें आप ऑटोमेट करोगे और कौन-सी चीज़ें आप एक्चुअली ऑटोमेट नहीं करोगे, जिसमें ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है, जिसमें ह्यूमन फ़ील की ज़रूरत होती है। जैसे कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ होते हैं, ठीक है? स्कूल कम्युनिटीज़ होते हैं, लूप कम्युनिटीज़ होते हैं, वूप कम्युनिटीज़ होते हैं। उन लोग कम्युनिटीज़ में बहुत लोग कंटेंट को या फिर कन्वर्सेशन को या फिर कमेंटिंग को ऑटोमेट कर देते हैं। आई डोंट थिंक दैट स्टफ इज़ राइट, क्योंकि वो जो लोग आपसे बात कर रहे हैं, वो आपका पर्सनल टच चाहते हैं, इसलिए वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपसे एक्चुअली इंटरैक्ट करना चाहते हैं। आप कम करो, ठीक है? आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आधा घंटा हर दिन दो या फिर 15 मिनट हर दिन दो, बट दैट थिंग्स शुड नॉट बी ऑटोमेटेड। इसलिए सिस्टमैटिक थिंकिंग, टेस्ट समझना कि आपको क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए आपको, क्लैरिटी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो वैल्यूएबल सबसे ज़्यादा स्किल्स रहेंगी, यही रहेंगी। कन्वर्सेशन, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी से बात करके उन्हें समझने की एबिलिटी, उनकी एक्चुअली पेन पॉइंट समझने की एबिलिटी, उनका परसेप्शन समझने की एबिलिटी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।